हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए, आज जो टॉपिक्स हम लोग कवर करने जा रहे हैं, पहला टॉपिक है तवांग का। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। क्या मुझे कोई बताएगा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर OECD के टोटल कितने मेंबर्स हैं आज की डेट में, और इसका गठन, इसका फाउंडेशन जो है वो कब हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था। जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिखकर बताएं। और G20 का इंक्लूसिव फ्रेमवर्क टैक्स डील पर हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये वाला टॉपिक हालांकि पहले भी मैं कवर करवा चुका हूं, बट ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। रोहिंग्या क्राइसिस के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, काफी समय से लगातार इस टॉपिक को हम लोग कवर करते जा रहे हैं। डिजिटल डिवाइड के जो बढ़ते हुए कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ये क्या है, तो इस पर एक शानदार सा आर्टिकल है, तो इस पर एक अंडरस्टैंडिंग हम लोग बिल्डअप करेंगे। स्टेबल बर्निंग के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, मेजर इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है हमारी कंट्री के अंदर। पाक बे स्कीम क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जी सैप, सिक्योरिटी एक्विजिशन प्लान फॉर मार्केट बूस्ट, तो इस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि आरबीआई का भी रीसेंट डिसीजन जी सैप को लेकर क्या हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये सब आज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको एक एक करके हम लोग कवर कर रहे हैं। तो गाइस, डिस्कस करेंगे तवांग के बारे में। तवांग, पहले देखो इसकी आप लोकेशन देखो। ये अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा हम लोग को दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए आप, ये तवांग टाउन हम लोग को देखने को मिल रही है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है वो आ रहे इंडियन टेरिटरी के, राइट। यहाँ पर ये टेरिटरी है। यहाँ पर आप देखेंगे ये भूटान की टेरिटरी यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये तिब्बत वाला क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ना। तो इसकी लोकेशन आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना जरूरी है। ये अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे साइड में ये भूटान की बाउंड्री आपको दिख रही है ना, भूटान की बाउंड्री। ऊपर ये तिब्बत वाला क्षेत्र हम लोग को नजर आ रहा है, ठीक है। तो ताइवान जो है वो तिब्बत का पार्ट हिस्टोरिकली, ध्यान दीजिएगा, चाइना हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक तौर पर, ऐतिहासिक रूप से तिब्बत का एक भाग था। आज की डेट में वो इंडिया का पार्ट है। अब सवाल ये उठता है, ये इंडिया का पार्ट कैसे बना, इस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको याद रखना है 1914 के शिमला अकॉर्ड को, किसको, 1914 के शिमला समझौते का आपको ध्यान में रखना है। ये शिमला समझौता किनके बीच में हुआ था? ऑब्वियस ही बात है, इंडियन गवर्नमेंट के बीच में तो नहीं हुआ होगा, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के बीच में हुआ था। ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट और तिब्बत, तो ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में था, क्योंकि 1914 की बात है, हम लोग को इंडिपेंडेंस कहां मिली थी। तो इनके बीच में जो है वो एक एग्रीमेंट हुआ, ये एक अकॉर्ड जो है वो साइन हुआ। इस अकॉर्ड ने डिफाइन किया एक नई बाउंड्री ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में, और जिसको नाम दिया गया मैकमोहन लाइन। तो इसने मैकमोहन लाइन को जो है वो डिफाइन किया। याद रखना, इंडिया चाइना की बाउंड्री मैकमोहन लाइन। तो 1914 के शिमला अकॉर्ड के थ्रू इसको डिफाइन किया था ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में, राइट। और बाद में जाकर हालांकि चाइना जो है उसने मना कर दिया कि ये जो है वो इस प्रकार की कोई डील नहीं है, राइट। क्योंकि जब ये लाइन डिफाइन की जा रही थी तो उस समय तिब्बत ने कुछ एरिया इंडिया को जो है वो सौंप दिया, ब्रिटिश इंडिया को सौंप दिया, इंक्लूडिंग तवांग ऑल्सो। बट ब्रिटिश चाइना जो है वो इस चीज पर क्लेम करता है। चाइना बोलता है कि वो इस 1914 के समझौते को नहीं मानता और तवांग जो है वो चाइना का पार्ट है, ऐसा चाइना क्लेम करता है। तो आपको स्टोरी समझ में आई, मैं फिर से रिपीट कर दूं। 1914 का जो शिमला समझौता था, उस समझौते के तहत हमें देखने को मिला कि ये चाइना और इंडिया की बाउंड्री क्या होगी वो डिफाइन की गई। ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत की बाउंड्री जो है वो डिफाइन की गई। अब जब ये बाउंड्री डिफाइन की जा रही थी, मतलब मैकमोहन लाइन जब डिफाइन की जा रही थी, उस समय तिब्बत का कुछ क्षेत्र है इंक्लूडिंग तवांग, ये इंडिया के कंट्रोल में जो है वो आ गया, इंडियन टेरिटरी के पास जो है वो आ गया। अब मतलब कि तवांग जो है वो कब से इंडिया का पार्ट है? 1914 का शिमला अकॉर्ड या शिमला समझौता। तो ये पॉइंट आप अच्छे से क्लियर रखो। और फिर 1950 की बात आती है। तिब्बत जो है, ऑब्वियसली बात है कि उसने अपनी इंडिपेंडेंस जो है वो खो दी, और न्यूली स्टैब्लिश्ड पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना हम लोग को देखने को मिली, उसमें वो शामिल हो गई तिब्बत 1950 में। फिर 1959 में हम लोग को दलाई लामा देखने को मिले कि तिब्बत से जो है वो निकले, और निकलकर जो है वो तवांग के थ्रू जो है वो इंडिया के अंदर उन्होंने एंटर किया, राइट, दलाई लामा ने। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फिर 1962 का जो सीनो इंडिया वॉर हम लोग को देखने को मिला था, भारत चीन युद्ध हम लोग को देखने को मिला था 1962 का। तो उस समय चाइना ने जो है वो अपना कंट्रोल हासिल कर लिया था अगेन तवांग के ऊपर, बट कुछ समय के लिए, कुछ समय के बाद उसको वापस जो है वो छोड़ दिया उसने, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो चाइना ने अपना कंट्रोल जो है वो हासिल कर लिया था, अपने मिलिट्री को, अपनी सोल्जर्स को जो है वो तवांग के अंदर डिप्लॉय कर दिए थे, बट वापस इसने बुला लिया था अपने सोल्जर्स को। फिर तवांग जो है वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आ गया, बट चाइना जो है वो अभी भी ये क्लेम करता है कि काफी सारा एरिया अरुणाचल प्रदेश का इंक्लूडिंग तवांग जो है वो चाइना का है, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और अभी ये टॉपिक हम लोग न्यूज में क्यों देख रहे हैं? क्योंकि अभी हुआ क्या है कि इंडिया और चाइना के जो सोल्जर्स हैं
पेट्रोलिंग कर रहे थे तो चाइनीज सोल्जर जो है इंडियन टेरिटरी के अंदर जो है वो आ गए, स्पेशली तवांग के रूट के थ्रू जो है वो इंडिया के अंदर आ गए। उनको एक्चुअली पता नहीं था कि बाउंड्री के बारे में कुछ आइडिया नहीं था प्रॉपर तरीके से, मतलब अलग अलग धारणा थी दोनों कंट्रीज के बीच में बाउंड्री को लेकर। तो इस कंफ्यूजन के कारण चाइनीज सोल्जर हमारे आ गए थे और हम लोगों ने उनको अरेस्ट कर लिया था कुछ समय के लिए और फिर बाद में छोड़ दिया था। तो ये स्टोरी थी अभी जो रिसेंटली हम लोग को देखने को मिली थी। बट आपको मेनली जो फैक्ट्स मैंने आपको बताया वो थोड़ा सा ध्यान में रखना है, स्पेशली 1914 के शिमला एकॉर्ड के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है यहां तक बातें? तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक जिस पर एक आपको आइडिया रखना है। स्टार्ट करते हैं पेपर 2 के टॉपिक से। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क टैक्स डील के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को। टू पिलर सोल्यूशन जो है वो एक टू पिलर सोल्यूशन का फ्रेमवर्क जो है वो तैयार किया गया था। G20 फाइनेंशियल जो फाइनेंस मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हम लोग को देखने को मिली है तो उस दौरान डिलीवर किया गया 13 अक्टूबर को वॉशिंगटन डीसी में। और उसके बाद बताया जा रहा है कि इस महीने के एंड में G20 की लीडर समिट होगी रोम में, तो उसमें भी इसके बारे में जो है वो डिस्कशन किया जाएगा। अभी देखिए आपको इसमें क्या समझना है, ये समझना है आपको कि ये इंक्लूसिव फ्रेमवर्क डील जो है वो है क्या। ठीक है, इस पर आपको मेनली फोकस करना है कि ये इंक्लूसिव फ्रेमवर्क टैक्स डील जो है वो क्या है, जो ये हम लोग को फ्रेमवर्क देखने को मिल रहा है, टू पिलर सोल्यूशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, इस पर मेनली टारगेट करना है। देखो कंट्रीज एम कर रही हैं कि ये साइन करेंगी एक मल्टीलैटरल कन्वेंशन, काफी सारी कंट्रीज मिलकर एक कन्वेंशन को, एक एग्रीमेंट को साइन करेंगी 2022 में और उस एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट किया जाएगा 2023 तक। और ये बात हो रही है टू पिलर सोल्यूशन फ्रेमवर्क की, जो कि G20 OECD का फ्रेमवर्क हम लोग को देखने को मिल रहा है। और इंडिया ने ऑलरेडी इस चीज को जो है वो ज्वाइन कर लिया है, इस डील को ज्वाइन कर लिया है इंडिया ने। इसमें हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि हम लोग इंटरनेशनल टैक्स रूल्स को रिफॉर्म करेंगे, इसमें सुधार लेकर आएंगे। हम इंश्योर करेंगे कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, इंटरप्राइजेस वगैरह जो है वो अपना फेयर शेयर दें जहां पर वो ऑपरेट करती हैं। अब बात को बहुत ध्यान से समझिए। देखो क्या है, जैसे इंडिया एक बड़ा मार्केट है, ठीक है, इंडिया बड़ा मार्केट है, यहाँ पर फ्लिपकार्ट अमेजॉन ऑपरेट करती है ना। अब ये फ्लिपकार्ट अमेजॉन जो है वो कहाँ की कंपनी है? देखो फ्लिपकार्ट तो आप बोलोगे सर ये तो इंडियन की है, बट आपको बता दूंगा इसमें कि ये इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। ये मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये सिंगापुर के अंदर रजिस्टर्ड कंपनी है फ्लिपकार्ट, और अमेजॉन आप जानते हैं यूएसए की। अब ये कंपनी कहाँ की है? बाहर रजिस्टर्ड है, राइट, बाहर रजिस्टर्ड है और इनके कस्टमर इंडिया के अंदर है। इंडिया के अंदर ये ऑपरेट करती है, इंडिया से ये कमाई करती है, रेवेन्यू जनरेट करती है। बट ये क्या कर रही है? इंडिया को टैक्सेस पे नहीं कर रही, ये टैक्स पे कर रही है अपनी रिस्पेक्टिव कंट्री में जहां पर ये रजिस्टर्ड है, राइट, जहां पर ये रजिस्टर्ड है वहां पर वो अपनी इनकम शो करती है और वहां पर टैक्स पे करती है। बट वो पूरा बिजनेस कहां से उठा रही है, कहां से उनकी कमाई हो रही है? दूसरी कंट्री से हो रही है, जैसे इंडिया से हो रही है उनकी कमाई, बट वो इंडिया को शेयर नहीं दे रही है, राइट। तो ऐसे ही बहुत सारी कंट्रीज ऐसी प्रॉब्लम्स फेस कर रही है कि इस प्रकार की जो एमएनसीज हैं, देखो ग्लोबलाइजेशन का मामला हम लोग को देखने को मिलता है, तो एमएनसीज हम लोग को देखने को मिलती है, मल्टीनेशनल कंपनीज हम लोग को देखने को मिलती है, ऑपरेट कर रही हैं। एक कंट्री में कंपनी है जो दूसरी कंट्री के अंदर अपना बिजनेस कर रही है, बट वो दूसरी कंट्री से जहां से उसकी कमाई हो रही है तो वो उस कंट्री के लिए कुछ नहीं कर रही, वो अपनी कंट्री को जो है वो टैक्सेस पे कर रही है। तो ऑब्वियस ही बात है कि जिस कंट्री से उसकी कमाई हो रही है, जहां पर वो ऑपरेट करके कमाई कर रही है, तो उस कंट्री को इससे फायदा नहीं हो रहा, तो इससे काफी सारी कंट्री जो है वो ऑब्वियस ही बात है कि उनका तो लॉस हो ही रहा है काफी सारी कंट्री का, कि यार आप हमारे यहाँ आकर फायदा कर रहे हो और हम ही को जो है वो आप वो नहीं दे रहे हो, टैक्स पे नहीं कर रहे हो, तो गलत बात हो गई है ना। तो और काफी सारी एमएनसी इस प्रकार की स्ट्रेटेजी करती है, जैसे फ्लिपकार्ट ने करी कि फ्लिपकार्ट ने सिंगापुर को चूज इसलिए किया क्योंकि वहां पर उसको ज्यादा टैक्स नहीं पे करना है एज कंपेयर टू इंडिया, बट वो पूरा बिजनेस इंडिया के अंदर कर रही है ना। तो ये दिक्कतें हैं, तो ऐसी दिक्कतें जो कंट्रीज फेस कर रही हैं, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए ये फ्रेमवर्क जो है वो लाया गया। ये फ्रेमवर्क है G20 OECD इंक्लूसिव फ्रेमवर्क, जो कि आपको याद रखना है। ये इस प्रकार की टैक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए फ्रेमवर्क लाया है। तो ये जो मैंने अभी आपको समझाया उसको दिमाग में रखिएगा। और 130 कंट्रीज जो है वो रिप्रेजेंट करती है 90% से भी ज्यादा मतलब पूरे दुनिया भर के जीडीपी को, जिन्होंने इस डील को साइन किया है। मतलब कि अब इस डील के बाद काफी सारी जो कंट्रीज है जो इस प्रकार से नुकसान जो है वो झेल रही थी, तो उनको नुकसान नहीं होगा। तो ये टू पिलर फ्रेमवर्क क्या है? तो जैसा मैंने भी आपको बताया, जो भी हम लोग को देखने को मिलता है कि डील्स होती हैं ट्रांसनेशनल, यानी कि एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज जो डील करती हैं, डिजिटल कंपनीज जो डील करती हैं, तो उनके ऊपर जो है वो एप्लीकेबल होगा ये फ्रेमवर्क। ये पिलर इंश्योर करेगा कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेस जो हैं, इंक्लूडिंग डिजिटल कंपनीज ऑल्सो, कि वो पे करें टैक्सेस को जहां पर वो ऑपरेट करती हैं और प्रॉफिट अर्न करती हैं। वही सेम चीज मैंने आपको बताया, एक एक्स कंट्री में वो कंपनी है,
वाई कंट्री के अंदर वो अपना बिजनेस कर रही है, जैसे अमेजॉन है वो इंडिया के अंदर बिजनेस कर रही है, तो अमेजॉन को इंडिया को टैक्स पे करना पड़ेगा। दे हैव टू पे टैक्स वेयर दे ऑपरेट एंड अर्न प्रॉफिट। तो ये इस टू पिलर फ्रेमवर्क या फिर आप कह सकते हो G20 OECD इंक्लूसिव फ्रेमवर्क का ये हम लोग को मेन फोकस, मेन एम ये देखने को मिलता है। अब डीलिंग विथ लो टैक्स ज्यूरिसडिक्शन टू एड्रेस क्रॉस बॉर्डर प्रॉफिट शिफ्टिंग एंड ट्रीटी शॉपिंग। तो हो यही रहा है कि इस प्रकार की जो चीज हम लोग को देखने को मिल रही है कि एक कंट्री जो है वो क्या कर रही है, अपने प्रॉफिट को जो है वो ऑब्वियसली बात है कि बढ़ाने के लिए ये ऐसी जगह पर स्टैब्लिश होती है जिस जगह पर उसको कम टैक्स पे करना पड़ो। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल इज फ्लिपकार्ट, राइट। ये ऐसी कंट्रीज में अपने आप को स्टैब्लिश करती है जो टैक्स हेवन कंट्रीज होती है, जहां पर उन्हें कम टैक्स पे करना पड़ता है, ना कि बराबर पे करना पड़ता है, जिससे कि वो अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकें। बट जिस कंट्री के से ये प्रॉफिट अर्न करती है, उस कंट्री को अगर ये फायदा नहीं देंगी तो ऑब्वियस ही बात है कि उस कंट्री में ऑपरेट ये करेंगे तो उस कंट्री को नुकसान होगा जिस कंट्री के अंदर जो है वो ये ऑपरेट कर रही है कंपनीज, है ना। तो वाली बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो इसके लिए अभी ये डिसाइड हुआ है कि मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो प्रपोज किया गया है वो 15% का प्रपोजल है। अभी ये फाइनल नहीं हो, अभी फाइनल होगा 1-2 महीने में इसकी फाइनलाइज डिटेल जो है वो आ जाएगी। तो अभी के लिए 15% जो है वो प्रपोजल रखा गया है और ये मिनिमम रखा गया है। मिनिमम वर्ड पर मैंने हाईलाइट इसलिए किया क्योंकि आप ध्यान में रखें मिनिमम को, इसको 15% से बढ़ाया जा सकता है, बट अब सभी कंट्रीज को 15% अपना कॉर्पोरेट टैक्स रेट रखना ही पड़ेगा। इससे नीचे जो है वो नहीं रख सकती कोई भी कंट्री, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलेगी। इसका फायदा ये होगा कि अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है तो कंट्रीज जैसे कि नीदरलैंड्स और लक्समबर्ग जो ऑफर करती हैं लोअर टैक्सेस को, और सो कॉल्ड टैक्स हेवन कंट्रीज जैसे कि बहामास या फिर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, तो इनकी जो चमक है वो अब फीकी पड़ जाएगी। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि अब जो भी कंपनी से ऑपरेट करेंगी जहां पर भी जिस भी कंट्री के अंदर, तो उस कंट्री के अंदर मिनिमम 15% तो उन्हें पे करना ही पड़ेगा उस कंट्री को जहां पर ये ऑपरेट कर रही हैं। और देखिएगा इस भारत पर इस चीज का क्या प्रभाव जो है वो पड़ने वाला है, इंपैक्ट इंप्लीकेशन इंडिया के ऊपर जो है वो क्या होंगे। तो इस प्रकार से जो वैश्विक कर व्यवस्था हम लोग को देखने को मिल रही है उसके लागू होने पर भारत के लिए गूगल, अमेजॉन और फेसबुक जैसी कंपनी पर लगाए जाने वाली इक्वलाइजेशन लेवी, समकारी लेवी को वापस लेना होगा। यानी कि हम जो आज की डेट में इक्वलाइजेशन लेवी जो है वो इंपोज करी हुई है, हमने उसको हटाना पड़ेगा और इस चीज को जो है वो हम लोग को लगाना पड़ेगा। और एक्चुअली बताएं, एक बात आपको बताऊं मैं, तो इंडिया ऑलरेडी इन सब कंपनी से जो है वो चार्ज करना इंडिया ने शुरू कर दिया था। तो इंडिया के लिए ये वाली जो डील है ये बढ़िया है, इसलिए हम लोगों ने, आप देखिए हम लोगों ने पहले ही इस डील को जो है वो ज्वाइन कर लिया है। इंडिया हैज ऑलरेडी ज्वाइन G20 OECD इंक्लूसिव फ्रेमवर्क। अब सवाल ये उठता है इक्वलाइजेशन लेवी जो आज की डेट में हम लोग को देखने को मिल रही है वो है क्या। तो 2016 में हम लेकर आए थे, इंडिया ने इंपोज करी थी इक्वलाइजेशन लेवी को 6% की। तो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, जैसे कि आप अभी ये यूट्यूब देख रहे हैं, वैसे ही आप गूगल की किसी वेबसाइट वगैरह पे जाते होंगे तो आपको आसपास एड्स दिखते होंगे, राइट। तो ये जो एडवर्टीजमेंट सर्विसेज वाली जो कंपनी होती है ना, तो इसमें स्पेशल फोकस किया गया नॉन रेसिडेंट। जो ये नॉन रेसिडेंट ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जैसे गूगल है, गूगल इंडिया की नहीं है, राइट। फेसबुक इंडिया की नहीं है, बट इनमें हम लोग को एड्स दिखाई देते हैं। तो इंडियन यूजर्स को जो इनमें एड्स दिखाई देते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये सब कंपनी जो होती है वो एड्स के माध्यम से कमाती है, राइट। जैसे कि आप जो भी एड्स देखते हैं जो आपके सामने आ रहा है, तो वो उस कंपनी ने पैसे दिए होते हैं इन कंपनी को, जैसे यूट्यूब को, गूगल को पैसे दिए होते हैं, राइट। किसने? उन कंपनी ने। जैसे कि मैं हूं, अपन अपने चैनल का अगर ये ऐड करें, झा सर अकेडमी का यूट्यूब पर ऐड चलाएं, तो मुझे जो है वो यूट्यूब को पैसे देने पड़ेंगे, है ना। मुझे गूगल, एक्चुअली इनका गूगल एडसेंस होता है, तो गूगल की कंपनी है यूट्यूब, आप जानते हैं गूगल के अंडर हम लोग को देखने को मिलती है। तो मुझे गूगल को जो है वो पैसे देने पड़ेंगे, और गूगल कहाँ की कंपनी है? बाहर की कंपनी है। तो जब मैं ये पैसे इन कंपनीज को दे रहा हूँ और उनके बिहाफ में मेरा एडवर्टीजमेंट हो रहा है, तो मैंने तो पैसे उनको दिए, तो कमाई उन कंपनीज की कहाँ से हो रही है? इंडियन से हो रही है, यानी कि इंडियन जो रेसिडेंट्स है उनसे हो रही है, इन नॉन रेसिडेंट कंपनीज की कमाई। तो हम लोग लेकर आए ये इक्वलाइजेशन लेवी की, ऐसी ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट जो भी करवाएगा, राइट, जो भी होगा, तो उस पर 6% का टैक्स जो है वो इनको चुकाना पड़ेगा। अपना जितना भी ये रेवेन्यू जनरेट करेंगे, कलेक्ट करेंगे, उसका 6% इन्हें इंडियन गवर्नमेंट को जो है वो देना पड़ेगा। और सेम 2% हम लोग लेकर आ गए डिजिटल ट्रांजैक्शन के ऊपर, कि जो भी फॉरेन कंपनीज है जो इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रही हैं, राइट, और इंडिया के अंदर लोकल मार्केट्स को एक्सेस कर रही है, मतलब कि हमारे जो जनता है उनको सामान बेच रही हैं, तो ऐसी कंपनीज को भी डिजिटल ट्रांजैक्शन पर 2% जो है वो देना पड़ेगा। उनका जितना भी वो होता है कलेक्शन, जितना भी होता है उनका, तो उसका 2% जो है वो ऐसी कंपनीज को देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज थी इक्वलाइजेशन लेवी के अंदर, हम लोग को ये दो चीजें 6% की और 2% की देखने को मिलती है। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। अब बात करें बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग के बारे में।
तो इसका मतलब ये है कि ये एक टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटजी है जो कि एमएनसीज वगैरह यूज करती हैं गैप्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए। सेम वैसे ही जैसे मैंने भी आपको बताया, कुछ ऐसी जगहें होती हैं जो कि ये फाइंड आउट कर लेती है कि अच्छा यहाँ पर अगर ये अपनी कंपनी को स्टैब्लिश कर देंगे इस कंट्री के अंदर तो उनको ज्यादा टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, और ज्यादा टैक्स नहीं पे करने का मतलब सीधे सीधे उनके प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये ऐसी चीजें हम लोग को देखने को मिलती है। और डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो ज्यादातर रिलाय करती हैं कॉर्पोरेट इनकम टैक्स के ऊपर, और जब इस प्रकार की बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग वाली जो चीज आती है, ऐसी प्लानिंग जब कंपनीज करती हैं तो डेवलपिंग कंट्रीज को काफी नुकसान होता है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ये कंपनी तो ऑपरेट करती है, कमाई वहीं से करती है डेवलपिंग कंट्रीज है, बट फिर ये जाकर अपना पूरा का पूरा जो पैसा होता है टैक्सेस वगैरह जो होता है वो दूसरी कंट्री को देती है जहां पर ये ऑपरेट करती हैं। तो इससे ऑब्वियस सॉरी जहां पर ये रजिस्टर्ड है, बट जहां पर ये ऑपरेट कर रही है वहां पर पैसा नहीं दे रही है, तो ऑब्वियस ही बात है इससे हार्म होता है डेवलपिंग कंट्री को। जैसे इंडिया है, हम लोग को जो है वो हार्म हो रहा है ऐसी कंपनी से, ऐसी एमएनसी से, राइट। तो इसलिए हम लोग इक्वलाइजेशन लेवी लेकर आए। और अब अगर ये वाली डील जो है वो अगर इंप्लीमेंट हो जाती है, जो हम लोग को फ्रेमवर्क देखने को मिल रहा है, 2 पिलर फ्रेमवर्क, या फिर आप तो ध्यान में रखो G20 OECD इंक्लूसिव फ्रेमवर्क, तो 15% का फायदा जो है वो इंडिया को जो है वो मिलेगा, तो जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इस प्रकार की जो प्रैक्टिस होती है ना, ये बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग वाली प्रैक्टिस, तो इससे बताया जाता है कि हर साल कंट्रीज को 100 से 240 बिलियन यूएस डॉलर का नुकसान होता है। तो आपसे अगर पूछेंगे बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या होती है तो आप एक्सप्लेन कर दोगे, आपसे अगर पूछेंगे इक्वलाइजेशन लेवी क्या होती है तो आप एक्सप्लेन कर दोगे, और G20 और OECD G20 का ये फ्रेमवर्क, इंक्लूसिव फ्रेमवर्क जो है वो क्या है तो उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है पूरा। तो ये देखो पूरा इतनी टॉपिक, ऐसी अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक पर आपको होनी चाहिए। तो ये था पूरा वो टॉपिक गाइस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, रोहिंग्या क्राइसिस के बारे में बात करेंगे। तो आपको ऑलरेडी पता ही है रोहिंग्या क्राइसिस के बारे में क्या इश्यूज हम लोग को देखने को मिले, इस पर मैं एक आइडिया आपको दे देता हूँ। तो आपको पता है म्यांमार के बारे में, जरा मैप में बताओ म्यांमार जो है वो कहाँ पर है, आपको पता होगा इसके बारे में, म्यांमार के बारे में, हमारी नेबरिंग कंट्री है। बट आप मुझे इस बारे में नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखकर बताएं कि हमारी कौन सी स्टेट्स हैं जो कि म्यांमार के साथ अपनी बाउंड्री जो है वो शेयर करती है। बताइए जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि हमारी कौन सी स्टेट है म्यांमार के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। और आपको पता हुआ म्यांमार के अंदर अभी हम लोग को रिसेंट पास्ट में मिलिट्री कूप भी देखने को मिला है, तख्ता पलट हम लोग को देखने को मिला है। वहां की सरकार को वहां की मिलिट्री ने जो है वो कर दिया है, बैंड वो कर दिया है, हटा दिया है, और वहां पर मिलिट्री कंट्रोल हम लोग को देखने को मिल रहा है। याद आ रहा है ना आपको ये वाली बात, तो हमने पढ़ा था इसके बारे में। तो देखो म्यांमार से ही ये घटना है, करीब 2016 से ही शुरू हो गई थी घटना, बट 2017-2018 में काफी पीक में जो है वो आ गई थी। म्यांमार की खुद की गवर्नमेंट ने म्यांमार में एक जगह है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, रखाइन स्टेट, RAKHINE, रखाइन स्टेट, एक जगह हम लोग को देखने को मिलती है। यहां से म्यांमार की, यहाँ पर रहने वाले रोहिंग्यास मुस्लिम है, एक कम्युनिटी है। तो म्यांमार की खुद की गवर्नमेंट ने यहां पर रहने वाली कम्युनिटी को जो है वो फोर्सफुली निकाला। और आज की डेट में ये रोहिंग्यास मुस्लिम जो है ये बहुत सारी जगह पर है, दुनिया के अलग अलग जगह पर है, जैसे बांग्लादेश इंडिया की बॉर्डर पर है, इवन इंडिया के अंदर भी माना जा रहा है काफी सारे रोहिंग्यास मुस्लिम्स हैं। इवन हम लोग भी जो है वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग भी इन रेफ्यूजीज को जो है वो एड हेल्प जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं, राइट, खाना वगैरह प्रोवाइड करा रहे हैं, देख रहे हैं कि उनको जो है वो किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं है, उनको सहायता ऑफर कर रहे हैं, है ना। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और अभी बांग्लादेश जो है वो प्लान कर रहा है कि ये 80,000 और रोहिंग्या रेफ्यूजी को भशन चार आइलैंड पर भेज देगा। और इस चीज को पता है बहुत ज्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। हम लोग ने भी इस टॉपिक को, सेम टॉपिक को लगातार कुछ नहीं तो 5-6 बार पढ़ चुके हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता ही है, अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते ही भशन चार आइलैंड है। एक तो ये आर्टिफिशियल आइलैंड हम लोग को बांग्लादेश का देखने को मिलता है, ये पहले नहीं था, बांग्लादेश ने इस आइलैंड को बनाया, और ये काफी खतरनाक आइलैंड है। क्यों खतरनाक आइलैंड है कि इस क्षेत्र पर जब भी कोई साइक्लोन आता है या जब भी एकदम से वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है तो ये आइलैंड जो है वो पानी के नीचे चला जाता है। तो डर यही है कि इतनी ज्यादा मात्रा में ये रोहिंग्यास मुस्लिम को यहाँ पर शिफ्ट कर रहा है, तो ये क्लियरली ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है, सीधे सीधे उल्लंघन है, वॉयलेशन है, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन की लाइफ को जो है वो काफी ज्यादा खतरा है। और कुछ 19,000 मुस्लिम रेफ्यूजी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं म्यांमार से, राइट, जो कि ऑलरेडी रिलोकेट किए जा चुके हैं क्राउडेड कैंप से इस भशन चार आइलैंड में, राइट। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इश्यूज भी जो है वो काफी ज्यादा क्रिएट हुए हैं, और भशन चार के बारे में मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। 1 लाख लोगों तक जो है वो बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो भेजा जा सकता है। 1 लाख लोग से 10 लाख लोग तक जो है वो रोहिंग्यास मुस्लिम्स को भेज सकते हैं इस आइलैंड पर, राइट। और ह्यूमन राइट ग्रुप जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं, जैसा मैंने भी आपको बताया, राइट। और रोहिंग्यास कौन है गाइस, तो एथनिक ग्रुप है, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये मोस्टली मुस्लिम्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। म्यांमार से इनको जो है वो भगाया गया है, राइट। एंड
दे वर क्लासिफाइड एज रेसिडेंट फॉरेनर्स और एसोसिएट सिटीजन। म्यांमार के अंदर इनको रेसिडेंट फॉरेनर्स जो है वो कहा जाता था, यानी कि म्यांमार पहले से ही इनको फुल सिटीजनशिप जो है वो नहीं दे रहा था। उसके बाद फिर 2017 के एंड तक, 2016 से ही चीजें शुरू हो गई थी, 2016 के एंड से, तो उसके बाद इनको म्यांमार की खुद की गवर्नमेंट ने जो है वो रखाइन स्टेट से फोर्सफुली भगाया। एथनिकली दे आर मच क्लोजर टू इंडो आर्यन पीपल ऑफ इंडिया। इंडो आर्यन पीपल जो हम लोग इंडिया के हैं, तो उनसे इनके रिलेशन हम लोग को देखने को मिलते हैं कल्चरली, एथनिकली, राइट, और इंडिया और बांग्लादेश के लोगों से, राइट, एज कंपेयर टू सीनो तिब्बतन, एंड डिस्क्राइब्ड बाय यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस एज वन ऑफ इफ नॉट द मोस्ट डिस्क्रिमिनेटेड पीपल इन द वर्ल्ड। विश्व में सर्वाधिक नहीं तो सबसे अधिक भेदभाव किए जाने वाले लोगों में से एक रोहिंग्याज मुस्लिम है। ठीक है, तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए इसके बारे में। अब देखिए, ये बताया जा रहा है कि डिजिटल डिवाइड जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि बढ़ रहा है, तो उसके क्या परिणाम है, तो इसको लेकर एक काफी अच्छा आर्टिकल आया, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने देश में बढ़ती हुई डिजिटल डिवाइड के परिणामों को लेकर चिंता व्यक्त करी है। अदालत ने कहा है कि ऑनलाइन कक्षाओं की वजह से होने वाले डिजिटल विभाजन प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा के मूल अधिकार को बेअसर कर देगा। इसका मतलब बहुत अच्छा मतलब इन्होंने बताने की कोशिश करी है। देखो क्या है कि गाइज, ऑनलाइन क्लासेस तो हम बोलते हैं कि बहुत अच्छी है, आप घर बैठे बैठे तैयारी कर सकते हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं। बट प्रॉब्लम क्या है, अगर आप इस चीज को, आप आज की डेट में आपके पास मोबाइल है, आप ये क्लासेस अटेंड कर पा रहे हैं, तो आप बहुत खुशकिस्मत है, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे हैं गाइज जिनके पास मोबाइल तक नहीं है क्लासेस को अटेंड करने का, मोबाइल तक नहीं है, पैसे नहीं है फोन का रिचार्ज करने के लिए। तो आप सब लोग के पास ये सुविधा है, तो आप अपने पेरेंट्स को थैंकफुल बोलो, और कि उन्होंने या फिर अपने, जैसे अल्टीमेटली आप पेरेंट्स को ही थैंकफुल बोलेंगे क्योंकि उन्होंने ही आपको पढ़ाया है, जिसके कारण से आज आप कहीं ना कहीं शायद जॉब करते हो, उसके अपने खुद के जो है वो खर्चे उठाते हो, है ना। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो देखो यार, मेरा ये सभी लोगों से कहना है, अगर आपने अपने स्कूल को कंप्लीट कर लिया है, 12वीं अपनी कंप्लीट कर ली है, तो यू आर केपेबल इनफ, आप कॉलेज में हैं तो यू आर केपेबल इनफ कि आप ट्यूशंस लेना शुरू कर दें, आप कहीं ना कहीं छोटी मोटी पार्ट टाइम जो है वो जॉब करना शुरू कर दें, किसी ऑफिस में, कहीं पर भी, छोटी ना छोटी मोटी, जिससे कि आप अपने खुद के खर्चे, खुद के एक्सपेंसेस जो है वो बियर कर सकें। मैं कई बार देखता हूं, मुझे काफी दुख होता है यार, कि स्टूडेंट बोलते हैं कि यार सर जो है वो हम लोग कुछ अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ये वाले कोर्सेज नहीं ले पा रहे हैं। तो यार, तो उसके लिए मेहनत करो ना यार, आप अपने खुद के, आप अपने पेरेंट, वो बोलते हैं कि हमारे पेरेंट जो है वो काफी, मतलब उतना इनकम अर्न नहीं कर पाते, मुझे बड़ी गुस्सा भी आती है, बट क्या बोलूं मैं ऐसे लोगों को। आपको यार देखो, आप तैयारी कर रहे हो ब्यूरोक्रेसी की, और आप अगर अपनी खुद की परेशानियां रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो दूसरों की क्या करोगे यार। तो सबसे पहले तो अपनी खुद की परेशानियां रिजॉल्व करो, आपके खुद के चैलेंजेस लाइफ में, और रोने धोने वाले एटीट्यूड को छोड़ दो। ऑफिसर्स कभी रोने धोने वाले एटीट्यूड नहीं लेकर चलते हैं। आपके यहाँ परेशानी है, आपके पास परेशानी है, चाहे फाइनेंशियल हो या, सभी के पास किसी ना किसी प्रकार की परेशानी होती है। कोई ऐसा नहीं है दुनिया में कि जो बिल्कुल चिंता मुक्त है, अगर है तो वो सिर्फ वो है मॉन्क्स हैं, साधु हैं, जिनको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। और आपको देखो, आपको जो है वो सिविल सर्विसेज के एग्जाम को क्रैक करना है, और उसके लिए आप ऑफिसर बनना चाहते हो। ऑफिसर बनने के बाद आप क्या करोगे, लोगों की समस्याओं को रिजॉल्व करोगे। बट जो इंसान अपनी खुद की पर्सनल समस्या को रिजॉल्व नहीं कर सकता, वो दूसरों की क्या करेगा यार। तो आपने अगर 12वीं कंप्लीट कर ली है, तो यू आर केपेबल इनफ कि आप ट्यूशन दे सकते हैं। अपने 1-2 घंटे एनसीईआरटी तो बच्चों को पढ़ा सकते हो ना। नहीं पढ़ा सकते, वो भी क्या, 6th क्लास 7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ा सकते हो डेफिनेटली। ट्यूशन लेना शुरू कर दो, होम ट्यूटर बन जाओ। होम ट्यूटर बनने में 5,000 रुपए मिलता है महीने का, और अगर छोटी सिटी पे हो तो गिरे से गिरे 3,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे महीने के। तो आपने 2 बच्चों को भी पढ़ा लिया, तो 6-7-8 हजार की तो आपकी अर्निंग होगी महीने की। तो इतने में तो आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस आराम से जो है कवर कर सकते हो, बिना अपने पेरेंट्स को परेशान किए। तो हमेशा अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखो। अगर इस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, इस एग्जाम में अगर आप ठीक है सेल्फ स्टडी करके तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट किसी के सामने गिड़गिड़ाओ मत। मुझे बड़ा बुरा भी लगता है, एक तो मैं ऑलरेडी इतनी कम फीस रखता हूँ अपने कोर्सेज की। मेरे पास स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमने जो है वो लाखों लाखों रुपए जो है वो कोचिंग में, अभी बीच में मेरे एक स्टूडेंट है जो बोल रहे हैं कि सर मैंने ऑलरेडी अपनी कोचिंग में जो है वो पहले ही फीस दे रखी है, और उन्होंने कुछ पढ़ाया भी नहीं, और अब फाइनली जो है वो आपका कोर्स मुझे ज्वाइन करने का मौका मिल रहा है। अब देखो, इतने मैंने अपने कोर्स की फीस ऐसी रखी है, और उसमें ऐसी फैसिलिटी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, बट फिर भी मतलब मुझे बड़ा बुरा सा लगता है कि इतने लोग ऐसी बातें करते हैं कि सर डिस्काउंट दे दो, ये कर दो, वो कर दो। और
समझ में नहीं आता यार, मुझे वो चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, राइट। जब मैं ऑलरेडी इतना सब कुछ कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ वो मैं ही जानता हूँ। आज की रेट में मैं आपको सच बताऊं, मेरे पास 18 लाख रुपए का ऑफर रखा, तो उसको मैंने अभी रिजेक्ट कर दिया। 18 लाख रुपए का ऑफर, मैंने सोचा कि नहीं यार, मैंने कहा अभी मैंने आप लोग को ये कमिट कर दिया इस कोर्स के बारे में, तो फिर मैं अभी इस कोर्स को कवर करा रहा हूँ, नहीं तो मेरे पास दिल्ली से 18 लाख का ऑफर है। तो बात वही है कि मैं यहाँ पर जब अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ, यहाँ पर पूरी चीज जो है वो अपनी सोच रहा हूँ कि यार मेहनत करके जो है वो आपको कवर कराऊं, तो उस चीज का लाभ लो, क्योंकि क्या पता नेक्स्ट ईयर तक शायद जो मैं अभी जो सर्विस प्रोवाइड करा रहा हूँ शायद वो ना मिल पाए आपको उस तरीके की। तो अभी अपॉर्चुनिटी है, तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैप्स करो, क्योंकि जो कोर्स मैंने 2022 के लिए लेकर आया हूँ उससे बेहतर कोर्स आपको मिलना ही नहीं है। कोई इस तरीके की तैयारी करवाएगा नहीं जिस प्रकार से, जिस पैटर्न पर बिल्कुल जीरो से मैं तैयारी आपकी करवा रहा हूँ। कल पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, मैंने अपना पूरा बताया कि किस तरीके से क्या स्ट्रैटेजी में रखने वाला हूँ, हर एक चीज आपकी कवर कराऊंगा। बट शर्त सिर्फ इतनी, इस बैच को ज्वाइन करोगे तो सिर्फ एग्जाम को क्लियर करने के पर्पस के लिए इस बैच को ज्वाइन करना, फालतू पैसा देकर बैच ज्वाइन करके मेरा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है किसी को भी। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो आप आइए, मोस्ट वेलकम, बट एक शर्त के साथ कि आप एग्जाम क्रैक करने की अप्रोच रखें। और डिस्काउंट मांगना छोड़ दो यार, और मुझसे बिल्कुल मत मांगो, मैं ऑलरेडी इतनी सारी चीजें कर रहा हूँ, तो उसमें ये वाली हरकत मत करो। मैंने ऑलरेडी ईएमआई के पहले सोचा था ईएमआई नहीं रखूंगा, क्योंकि पहले मुझे काफी नुकसान भी हो चुका है, बट फिर भी मैंने सोचा कि यार कुछ स्टूडेंट है, लगातार मैसेज आ रहे थे, तो ईएमआई फैसिलिटी दे दी। और ईएमआई भी कितनी, 2,000 रुपए पर मंथ की। आप एक बच्चे को ट्यूशन फीस पढ़ा के अपने एक्सपेंसेस जो है वो आराम से कर सकते हो। तो गिड़गड़ाओ मत, कभी ये सब मत बोलो कि यार मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरी फैमिली को ये प्रॉब्लम है, कोई जरूरत नहीं आपको बोलने की। आप ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कि चलो आप डिस्काउंट के बारे में मत बोलो, मत बात करो, बट उससे तो मत करो एटलीस्ट जो आपसे इतनी बढ़कर चीजें जो है वो करके दे रहा है। 1-1 लाख की अगर आप कोचिंग में फीस दोगे तो भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी जो मैं यहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ। और इंश्योर करता हूँ कि अगर इस तरीके से पैटर्न को फॉलो करोगे तो एग्जाम में सिलेक्शन पक्का, राइट। चलो नहीं भेजो, उतनी बात अब मुझे नहीं करनी, राइट। बाकी मुझे जिनको सर्विसेज देनी थी उन्होंने लेना शुरू कर दी है, और जिनको लेनी है मोस्ट वेलकम। और बाकी डिस्काउंट के बारे में मत बोलना यार, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो काफी लॉस में हूँ। मतलब ये मान के चलो कि अभी जो चीज मैंने 18 लाख का पैकेज छोड़ दिया यार अभी, इसी चीज को लेकर मेरे पास अभी भी रेडी है। इवन रेगुलर बेसिस पर कॉल्स आते हैं, मीटिंग्स होती रहती हैं कि यार सर ज्वाइन करिए। मैंने कहा नहीं, अभी नहीं, अभी रुक जाओ, और मुझे जो है वो बैच को जो है अपना कवर अप करने दो, उसके बाद फिर आई डिसाइड कि करना क्या है। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी यार, क्योंकि मुझे पता है कि कहीं और जाने से नुकसान जो है वो स्टूडेंट्स का ही होता है, क्योंकि लाखों की फीस स्टूडेंट्स को पे करनी होती है। फिर वो क्वालिटी जिस प्रकार से, जिस इंडिपेंडेंस से मैं आपको वो चीज प्रोवाइड कराऊंगा, वो शायद किसी के साथ जुड़ के ना प्रोवाइड करा सकूं, इसलिए मैं भी रिस्ट्रिक्ट हो रहा हूं अभी कुछ समय के लिए। बट देखो हालात जैसे भी होते हैं आगे चल के, तो क्या होता है अब देखा जाएगा। चलो एनीवेज, बाकी आपसे बस मेरा यही कहना है कि गड़गड़ाओ मत कभी भी, अपना एटीट्यूड को एक ऑफिसर लाइक एटीट्यूड जो है वो रखने की कोशिश करो। मेरे साथ पढ़ रहे हो तो सिलेक्शन के लिए पढ़ो, वरना पढ़ने की जरूरत नहीं। चलो, तो अब देखो, अभी इन्होंने वही चीज बताई कि अरे यार काफी सारे लोग हैं बेचारे, वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि डिजिटल डिवाइड है हमारे यहाँ, काफी सारे लोगों को वो पूरी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, राइट। आपको अवेलेबल है तो आप अपने पेरेंट्स का शुक्रिया अदा मनाओ, या फिर अपने पेरेंट्स का शुक्रिया अदा मनाओ कि उन्होंने आपको 12वीं तक जो है वो पढ़ा दिया है। अब आप अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि मुझे जो है वो आगे बढ़ना है, मुझे अपने पेरेंट्स को इन हालातों से निकालना है। इन हालातों में जो मेरे पेरेंट्स है, कुछ भी करके मैं मेहनत करूंगा, मैं इस एग्जाम को जो है वो क्रैक करूंगी, राइट। अपने एक्सपेंसेस को बियर करूंगी यार। मैं 12वीं क्लास जैसी मैंने खत्म करी थी ना, मैंने एक बीपीओ में जॉब शुरू करी थी, रात में 9 बजे से सुबह 6 बजे तक। फिर उसके बाद मैं रियल एस्टेट सेक्टर में चला गया, उसके बाद में पॉलिटिक्स में भी काफी समय तक रहा था, और मैंने बहुत सारी चीजें करी यार अपनी लाइफ में। उसके बाद फिर एजुकेशन को फिर मैंने चूज किया, और फिर लगभग 6 ईयर्स प्लस हो गए कि एजुकेशन फील्ड में जो है वो मैं कमाल कर रहा हूँ, राइट। और जो भी चीज करो, और ऐसा नहीं कि आप जो है वो किसी को पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ पैसों के लिए पढ़ा रहे हैं, नहीं। आप किसी को पढ़ाओ तो ऐसा पढ़ाओ कि उसका सिलेक्शन होना चाहिए, वरना फिर आपको सर्विस देने का कोई मतलब ही नहीं। आप क्यों दो रहे हो फिर सर्विस को? कल को फिर आप यूपीएससी क्रैक करने के बाद भी सामने वाले को के लिए कोई काम में नहीं आओगे आप। कोई बेचारा आपके पास हेल्प करने के लिए आएगा, आप उसको उस तरीके की सर्विस ही नहीं दे पाओगे, तो क्या मतलब फिर आपका इस एग्जाम को भी क्रैक करने का। कोई भी काम करो डेडिकेशन से करो, वरना छोड़ दो, करने की जरूरत नहीं है। चलो, बहुत बातें हो गई। तो हाउ हैव ऑनलाइन क्लासेस इंपैक्टेड चिल्ड्रन, बच्चों को कैसे प्रभावित किया है ऑनलाइन क्लासेस ने। तो लिटिल चिल्ड्रन, छोटे बच्चे जिनके पेरेंट्स गरीब है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते लैपटॉप को, टैबलेट्स को, राइट। उनके पास उतना, मतलब इवन इंटरनेट पैकेजेस जो होते हैं उस तक को खरीदने का उनके पास पैसा नहीं है, राइट। तो वो ऑनलाइन क्लासेस अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, और यही चीज हमें देखने को मिली कि इसी चीज के कारण काफी सारे बच्चे जो हैं वो उनको ड्रॉप आउट करना पड़ गया, स्कूल से निकलना पड़ गया। और ये तो एक, चलो ठीक है स्कूल से निकल गए, वो भी तो एक खतरे वाली बात है, बट उससे बड़ी खतरे वाली बात कि वो बच्चे जो है वो चाइल्ड लेबर
चाइल्ड ट्रैफिकिंग, इन सब के खतरे में जो है वो चले गए। तो ये चीज यहां पर, ये चिंता जो है वो व्यक्त करी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। इवन द राइट टू एजुकेशन हैज नाउ हिंज्ड ऑन हु कुड अफोर्ड गैजेट्स फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड हु कुड नॉट। तो ऑनलाइन क्लासेस अब इस बात पर टिका है कि कौन डिवाइसेस को, गैजेट्स को अफोर्ड कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। देखिए ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और देखिए इससे रिलेटेड हम लोग को क्या इशू देखने को मिल रहा है, तो जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हम लोग को देखने को मिल रही है, उनके द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के सितंबर 2020 में जारी आदेश को चुनौती देते हुए निजी स्कूल प्रबंधन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई की जा रही है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सुनवाई हो रही है जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया जा रहा है। सुनवाई जो है वो मतलब पिटीशन जो है वो फाइल करी है प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा, राइट। और दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में 25% आरक्षित आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग जो है और वंचित समूह हम लोग को देखने को मिलता है, उनके जो छात्र हैं उसको मुफ्त में ऑनलाइन सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला था कि 25% ईडब्ल्यूएस सेक्शन के जो लोग हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो लोग हैं, उनको आप फ्री में ऑनलाइन सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करो, ऑनलाइन फैसिलिटीज प्रोवाइड करो। अब एक प्राइवेट सेक्टर के लिए जो है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये वाली चीजें, क्योंकि ऑब्वियसली बात है प्राइवेट सेक्टर को बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। गवर्नमेंट सेक्टर का काम है वेलफेयर का, प्राइवेट का नहीं है। प्राइवेट का तो प्रॉफिट अर्निंग का काम है, राइट। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, आप ये चीज समझिए ना कि गवर्नमेंट जो है, जो टैक्स पेयर का पैसा गवर्नमेंट के पास जा रहा है, ठीक है, और टैक्स पेयर में कौन आती है, वो प्राइवेट सेक्टर के लोग ही जो टैक्स पेयर में आते हैं। तो वो ऑलरेडी जब अपना टैक्सेस पे कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ऑलरेडी फुलफिल कर रहे हैं, उसके बाद अगर गवर्नमेंट की तरफ से उनके ऊपर ऐसा कुछ दबाव आएगा कि आपको जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, तो उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा ना। क्योंकि उन्हें भी, जैसे अब कोई प्राइवेट सेक्टर है, कोई स्कूल का है, राइट। जैसे कि मैं अपनी बात करता हूं, लेट्स से कि मुझे कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर आप इतना भी नहीं कर सकते। अरे यार मैं इतना कर लेता, अगर मेरा लैंडलॉर्ड जो है, मेरा मकान मालिक जो है, अगर मुझसे किराया नहीं लेता तो मैं ये कर लेता, राइट। मुझे अगर इंटरनेट के पैसे नहीं देने पड़ते तो मैं कर लेता, मुझे अपने एम्प्लॉइज को पेमेंट नहीं करनी पड़ती तो मैं डेफिनेटली कर लेता। मैं क्यों नहीं करता? क्या होता है कि एक इंसान की लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई ये आप लोग नहीं जानते। एक इंसान किन किन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है अपनी लाइफ में, यू डोंट नो। और हमेशा मैंने आपको बोला ना, इस एग्जाम में एटीट्यूड हमेशा अपना बिल्कुल उस तरीके का रखो यार, रैशनल रखो, राइट। जैसे कि अगर आपको बोला कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, जितना मेरे बस की थी उतना मैंने कर दिया, 2000 रुपीज पर मंथ तक ईएमआई में आपके लिए लेकर आ गया, उससे कम मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर मैंने ये चीज बोली, उस पॉइंट पर मैं क्यों आया? क्योंकि मैंने अपने आप को एनालाइज किया कि यार मेरे कहाँ पर कितने के एक्सपेंसेस है, किस हिसाब से मुझे चीजों को मैनेज करना है, तो उसके बाद मैं उस चीज पर जो है वो आ गया। अब फिर मुझे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर एक का कर लोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। बात एक की नहीं है, बात है प्रिंसिपल की। मेरा जो प्रिंसिपल है वो एक ही चीज पर कहता है कि सभी के लिए एक ही चीज, एक सेम फैसिलिटी होनी चाहिए, सेम प्लेटफॉर्म पर मुझे सबको रखना है, राइट, सभी के लिए, राइट। और ऐसा भी नहीं है कि मेरी जो फीस है इतनी हाई तो है नहीं कि कोई अफोर्ड ना कर पाए, राइट। आप लोग मुझे खुद ही स्टूडेंट बोलते हैं हमने लाखों लाखों रुपए की फीस देने के बाद आपसे जो है वो जोड़े हैं, राइट। क्यों? क्योंकि देखो मेरी फीस ऐसी रहती है यार कि जिसमें जो है वो काम आपका भी बेटर हो और काम मेरा भी जो है वो अच्छा चलता रहे, राइट। और दूसरी बात, ये मेरी फीस नहीं है, मेरी फीस ये है कि आप सिलेक्शन लेकर आए और मुझे एक फॉर्च्यूनर गिफ्ट करें। मुझे अभी फॉर्च्यूनर चाहिए, और फिर फॉर्च्यूनर जैसी आएगी फिर उसके बाद फिर मैं किसी बच्चे से जो है बोलूंगा कि BMW लेकर आओ, और ऐसे करके अपना बढ़ेगा। इतना सस्ता कोर्स नहीं है मेरा, कोर्स है महंगा, बट शर्त ये है अभी के लिए आपको रिलीव कर दिया, बट बात के लिए नहीं, बात के लिए फिर आपसे काम निकलवाएंगे, उसकी टेंशन मत लो, बट सिलेक्शन लेकर आओ। चलो, हाईकोर्ट हैड सेड द स्कूल कुड गेट रीइंबर्समेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो हाईकोर्ट ने यह कहा कि स्कूल को रीइंबर्स कर दिया जाएगा सरकार की तरफ से। दिल्ली गवर्नमेंट हैज सेड इट हैज नो रिसोर्सेज टू रीइंबर्स द स्कूल फॉर द ऑनलाइन गैजेट। तो उसके बाद फिर दिल्ली गवर्नमेंट ने जो है वो ये चीज क्लियरली मेंशन कर दी। हाईकोर्ट ने बोला कि दिल्ली सरकार जो है वो प्राइवेट स्कूल को रीइंबर्स कर देगी, आप पैसा लगाओ, आप फैसिलिटी दो, गवर्नमेंट वेलफेयर का काम करती है, उससे आपको रीइंबर्समेंट मिल जाएगा। दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला हमारे पास पैसा नहीं है रीइंबर्स करने का प्राइवेट स्कूल्स को, राइट। फिर दो सुप्रीम कोर्ट हैड स्टेड द हाई कोर्ट ऑर्डर इन फरवरी 2021। फिर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर स्टे लगा दिया, और कोर्ट ने कहा कि बोथ सेंटर एंड स्टेट सच एज दिल्ली could not go out of their responsibility towards children। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही जो बच्चों को लेकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उससे मुकर नहीं सकती, अपनी जिम्मेदारियों से मुकर नहीं सकती हैं, तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये चीज यहां पर बताई गई है। अब आगे क्या होगा, तो कोर्ट आस्क्ड दिल्ली गवर्नमेंट टू कम आउट विद अ प्लान टू एफिक्यूएट, मतलब इसका मतलब होता है कि टू पुट इनटू फोर्स सम एक्शन, मतलब कोई भी एक्शन को जो है वो लागू करो, राइट, इंप्लीमेंट करो, कि ऐसा प्लान लेकर आओ कि आप इंप्लीमेंट करें इस प्रकार के ऑब्जेक्ट्स को,
राइट, जिसको हाई कोर्ट के डिसीजन के तहत जो हमें देखने को मिल रहा है कि जो हाई कोर्ट ने बोला कि प्राइवेट स्कूल जो है वो ऑनलाइन सर्विसेज गैजेट्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड कराए, फैसिलिटीज प्रोवाइड कराए 25% ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स को, और उसका रीइंबर्समेंट जो है वो गवर्नमेंट कर देगी। तो ऐसे करके एक प्लान जो है वो लाया जाए। डिजिटल डिवाइड क्या है? तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब ये है कि कौन लोग एक्सेस कर पा रहे हैं रिसोर्सेज को, कौन लोग नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि इंटरनेट को और भी कम्युनिकेशन टूल्स वगैरह को, डिवाइसेस वगैरह को, राइट। तो इसको डिजिटल डिवाइड कहते हैं हम लोग, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है। इसके अंदर स्किल्स, जैसे कि आज की डेट में काफी सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको व्हाट्सएप तक चलाना नहीं आता, राइट। तो ये एक इशू हम लोग को देखने को मिलता है। इंटरनेट में वेबसाइट्स वगैरह ओपन करनी नहीं आती, राइट। तो ये सब इश्यूज हम लोग को, ये सब डिजिटल डिवाइड हम लोग को देखने को मिलता है। मतलब कुल मिलाकर डिजिटल लिटरेसी और डिजिटल इलिटरेसी के बीच का जो फर्क हम लोग को देखने को मिलता है कि कौन लोग डिजिटल लिटरेट है, कौन लोग डिजिटल इलिटरेट है, जिनको पता नहीं है। तो ये जो गैप होता है उसको हम लोग डिजिटल डिवाइड कहते हैं। डिजिटल डिवाइड कैन एग्जिस्ट बिटवीन दोज लिविंग इन रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज। तो ये ज्यादातर डिवाइड हम लोग को रूरल और अर्बन एरियाज पर देखने को मिलता है, बट ऐसा ज्यादातर नहीं है। इवन अर्बन एरियाज पे भी हम लोग देखेंगे कि काफी सारे जैसे एरियाज हैं, जैसे स्लम एरियाज की बात कर लो आप, तो वहां पर भी ये इश्यूज हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। बिटवीन जेंडर्स भी ये डिवाइड हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो ये चीजें हैं। बिटवीन एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड हम लोग को देखने को मिलता है, बिटवीन इकोनॉमिक क्लासेस हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये सब चीजें हैं। बिटवीन मोर एंड लेस इंडस्ट्रियली डेवलप्ड नेशन के बीच में हम लोग को देखने को मिलता है ये डिजिटल डिवाइड। और इंडिया के अंदर 220 मिलियन स्मार्टफोन यूजर्स हैं, एंड इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट है पूरे दुनिया भर में। और ओवरऑल पेनिट्रेशन जो है वो अभी भी 30% पॉपुलेशन का ही मात्र हमें देखने को मिल रहा है। मतलब कि हम सेकेंड नंबर पर आते हैं स्मार्टफोन मार्केट के, बट हमारे यहाँ पर 30% ही यूजर्स, आप कह सकते हो इस प्रकार से, हमारी पॉपुलेशन का मात्र 30% ही स्मार्टफोन जो है वो यूज कर रहा है। तो अभी भी आबादी के लगभग 30% के पास ही स्मार्टफोन की सुविधा उपलब्ध है। अभी भी 70% हमारी आबादी है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। देखो कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तुरंत नोट डाउन करो मेंस के लिए। देयर इज अ ह्यूज रूरल अर्बन एंड इंटर स्टेट डिजिटल डिवाइड इन इंडिया। तो ऑब्वियसली बात है, हम जानते हैं कि शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या डिजिटल डिवाइड हम लोग को देखने को मिलता है। इवन स्टेट के बीच में भी डिजिटल डिवाइड हम लोग को देखने को मिलता है। और अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स, मोर देन 75% ऑफ ब्रॉडबैंड कनेक्शन इन द कंट्री आर इन द टॉप 30 सिटीज। तो सिर्फ टॉप 30 सिटीज में ही 75% से ज्यादा ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो है वो अवेलेबल है। Similarly, many states like northeastern state, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, Assam lag behind other states in the use and development of information and communication technologies. तो ICTs के मामले में, इसके उपयोग के, इसके डेवलपमेंट के मामले में ये कुछ स्टेट्स हम लोग को देखने को मिल रही है जो कि रिमेनिंग दूसरी स्टेट से जो है वो पीछे हैं। ग्लोबली पूरे दुनिया भर में 12% मोर मैन यूज इंटरनेट देन वुमेन इन 2017। 2017 में 12% ज्यादा जो मेल है, पुरुष जो है, उनके द्वारा उपयोग किया गया इंटरनेट का एज कम्पेयर टू वुमेन के कंपैरिजन में। वाइल इंडिया के अंदर मात्र 29% ही टोटल इंटरनेट यूजर्स हम लोग को फीमेल्स देखने को मिल रही हैं। मात्र 29% ही फीमेल इंटरनेट यूजर्स हैं। Another important reason of digital divide in India is knowledge divide. Knowledge divide भी बहुत बड़ा हम लोग को रीजन देखने को मिलता है डिजिटल डिवाइड का। Knowledge divide is directly related with digital divide. तो ये वाला पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा मेंस के लिए। अब इसका इंपैक्ट हम लोग को क्या देखने को मिलता है? लो फीमेल रिप्रेजेंटेशन ड्यू टू ह्यूज डिजिटल डिवाइड इन जेंडर। Thousands of Indian girls in these far-flung areas are refused access to information and communication technology, which is the primary cause of low female representation in jobs. तो आज की डेट में बताया जा रहा है कि नौकरियों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में कमी का प्रमुख कारण भी यही है डिजिटल डिवाइड, क्योंकि महिलाओं तक जो है वो बहुत कम सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जा पा रही हैं, राइट। मतलब डिजिटल सर्विसेज उनको नहीं मिल पा रही है, एक्सेस नहीं मिल पा रहा है, सर्विसेज तो दूर की बात है, एक्सेस नहीं मिल पा रहा है, राइट। फिर इसके अलावा डिनाइल ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज। अब ऑब्वियसली बात है, आज की डेट में आप गूगल कर सकते हो, आपके फोन है, गूगल कर सकते हो, कोई भी डेटा जो है वो निकाल सकते हो, बट जिनके पास इंटरनेट की सुविधा अवेलेबल नहीं है, स्मार्टफोन अवेलेबल नहीं है, वो नहीं निकाल पाएंगे। तो ये नॉलेज के मामले में भी जो है वो पीछे हो जाते हैं लोग, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। वेलफेयर स्कीम्स का फायदा उनको नहीं मिल पाता, क्योंकि स्कीम्स के बारे में भी तो अल्टीमेटली इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन ही मिल पाएगी, राइट। और काफी सारी स्कीम्स तो आज की डेट में ऑनलाइन ही हम लोग को देखने को मिल रही है, उसका एक्सेस आप ऑनलाइन कर सकते हो, ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो, राइट। तो ये एक चीज हम लोग को सामने नजर आ रही है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए, और इसी के साथ पेपर 2 के टॉपिक्स फिनिश होते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू पेपर 3। अब हम लोग बात करें स्टबल बर्निंग के बारे में। यू नो अबाउट इट, स्टबल बर्निंग में होता क्या है? तो देखो होता क्या है कि किसान जो है जब उनकी कटाई हो जाती है, राइट, तो उसके बाद ये क्या करते हैं, जो भूसा बच जाता है उसको डायरेक्टली जला देते हैं। अब जलाते क्यों, सवाल ये उठता है
क्योंकि वो लेबर्स वगैरह को जो है वो रखेंगे इसको कलेक्ट करने के लिए, तो उनको लेबर्स वगैरह को पैसे देने पड़ेंगे, राइट, लेबर लगेगी, पैसे लगेंगे, कॉस्ट लगेगी, तो इसलिए वो सोचते हैं कि इजीएस्ट मेथड है कि इसको जो है वो जला दो। बट प्रॉब्लम क्या है, इसके जलने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, धुआं वगैरह होता है, हम लोग को देखने को मिलता है, एयर क्वालिटी जो है वो खराब होती है, राइट, इस चीज के कारण। तो अभी बताया जा रहा है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने ये चीज कही है कि रिडक्शन इन द एरिया अंडर पैडी कल्टीवेशन इन हरियाणा, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश एज वेल एज अ शिफ्ट away from paddy varieties that take long to mature could see a reduction in stubble burning this year। हुआ ये है कि पैडी कल्टीवेशन, जो धान की जो कल्टीवेशन, धान की जो खेती हम लोग को देखने को मिलती है, तो उसके एरिया में, खेती के एरिया में, उसके क्षेत्रफल में कमी आने तथा किसानों के द्वारा अधिक समय में पकने वाली धान की किस्मों का कम प्रयोग करने की वजह से इस साल पराली जलाने या स्टबल बर्निंग में कमी देखी जा सकती है। तो कमी जो हुई है स्टबल बर्निंग में, या जो प्रेडिक्ट किया जा रहा है कमी होगी, उसका मतलब ये नहीं कि किसान जो है वो वाकई में जो है वो थोड़े से, मतलब हमें देखने को मिला कि उन्होंने इस बिहेवियर को अपने चेंज किया, स्टबल बर्निंग को कम किया, ऐसा नहीं है। मेन रीजन जो है वो, जो यूपीएससी आपसे डिमांड करेगा आंसर करने के लिए, वो ये है कि इस बार पैडी कल्टीवेशन जो है वो कम हुआ है, तो उसके कारण स्टबल बर्निंग हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कम होगी। मतलब बिहेवियर चेंज होगा वो एक अलग बात है, वो बाद में पता लगेगा कि वो कर रहे हैं स्टबल बर्निंग या नहीं कर रहे हैं, बट अभी के लिए पैडी कल्टीवेशन का कम होना एक कारण बताया जा रहा है कि स्टबल बर्निंग रिड्यूस होगी। रीजन फॉर दिस, तो टोटल पैडी एरिया हरियाणा पंजाब के अंदर और 8 एनसीआर क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलते हैं उत्तर प्रदेश के, उसमें रिड्यूस हुआ है 7.72% से करंट ईयर में कंपेयर टू लास्ट ईयर। एंड टोटल पैडी स्ट्रॉ का जनरेशन नॉन बासमती वैरायटी ऑफ राइस से हम लोग को देखने को मिला है कि वो रिड्यूस हुआ है 12.42%। तो इतना ध्यान में नहीं रखना, सिंपल ध्यान में रखो कि पैडी कल्टीवेशन जो है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र में कम हुआ है, और इवन पंजाब के क्षेत्र में हम लोग को कम देखने को मिला है। दोनों ही सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश की, बताया जा रहा है कि दे हैव बीन टेकिंग मेजर्स टू डाइवर्सिफाई क्रॉप्स एज वेल एज रिड्यूस द यूज ऑफ पूसा 44 वैरायटी ऑफ पैडी। अब सवाल ये उठता है कि स्टेट गवर्नमेंट क्यों चाह रही है कि पैडी कल्टीवेशन जो है वो कम हो। अब बहुत ध्यान से चीजों को समझो, हुआ क्या है इन स्टेट के बारे में मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है, स्पेशली हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, यहाँ पे ग्राउंड वाटर जो है, ग्राउंड वाटर, जमीन के नीचे का जो पानी है वो रिड्यूस हो रहा है, राइट, कम हो रहा है, वाटर टेबल जो है वो कम हो रही है। अब वाटर टेबल कम हो रही है तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये बोला था किसानों को, इवन ये भी दिया था, मतलब कि पॉलिसीज वगैरह लेकर आए थे ये लोग कि किसान जो है वो पैडी से शिफ्ट करें, ऐसे क्रॉप्स का उपयोग करें जिन क्रॉप्स में पानी की जो है वो कमी होती है, कम पानी का उपयोग किया जाता है, कम इरिगेशन फैसिलिटी जो है वो जिन प्लांट्स में हमें देखने को मिले, है ना, कम पानी लगे जिन प्लांट्स में, तो ऐसे प्लांट्स को उगाने के लिए मोटिवेट कर रही हैं ये स्टेट्स, राइट। आपको याद आ रहा है कि हमने बात करी थी हरियाणा के बारे में, इन्होंने एक फार्मर्स को इंसेंटिव प्रोवाइड करने की भी बात करी थी कि फार्मर्स को इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा अगर ये फार्मर्स जो पानी, जो ज्यादा पानी लेते हैं जो क्रॉप्स, उसकी बजाय कम पानी लेने वाले क्रॉप्स जो है वो यूज करेंगे, तो राइट, पता है ना, ये वाली बात हमने इसके बारे में डिस्कस किया। तो मेन वजह है ग्राउंड वाटर का डिप्लीट होना, कम होना, राइट, एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड मूविंग अवे from Pusa 44 variety with short duration high yielding varieties are part of framework and action plan for control of stubble burning। तो ये बोल रहे हैं कि ये पार्ट है स्टबल बर्निंग को कंट्रोल करने का, बट ऐसा नहीं है। मेन जो रीजन था कि ये चाह रहे थे कि पैडी जो है वो शिफ्ट हो, वो ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा था, वो था, राइट। तो ये स्टबल बर्निंग की बात तो इन्होंने बस यूं ही अभी जैसे स्टबल बर्निंग का ये टॉपिक है उसको देखकर मेंशन करी, बट एक्चुअल रीजन अगर आप पास से चीजों को कनेक्ट करें तो आपको ये समझ में आएगा, राइट। क्योंकि धान में हमें देखने को मिलता है कि पानी का उपयोग जो है वो किया जाता है, और ये सब स्टेट जो है वो ग्राउंड वाटर की इनमें कमी आ रही है, राइट। तो हमेशा कई बार क्या होता है, कुछ कुछ आर्टिकल्स में आपको देखने को मिलेगा कि वो अप टू द पॉइंट जो है वो चीजें नहीं होंगी। कई बार ऑथर भी ऐसा करते हैं कि वो चीजें जो होती है वो करंट से जो है वो एसोसिएट कर देते हैं, बट एक्चुअल में उसकी जो चीज आपको मिलेगी बैकग्राउंड में मिलेगी। और आप सिविल सर्विसेज को अगर प्रॉपर तरीके से, मतलब इसके करंट अफेयर्स को जो मैं पढ़ाता हूँ उसको फॉलो करोगे तो आप कनेक्ट कर पाओगे एग्जैक्टली कि इस आर्टिकल में क्या चीज होनी चाहिए, और यही चीज सिविल सर्विसेज आपसे डिमांड करेगा, है ना। तो यहां पर जो लिखा हुआ है इट इज नॉट करेक्ट। ये जो बोल रहे हैं कि कंट्रोल करने की, स्टबल बर्निंग को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने सोचा था क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, बट ऐसा नहीं था। ऐसा था पैडी से शिफ्ट करने का मेन मकसद ये था कि पानी की कमी, पानी की समस्या इन स्टेट्स के अंदर हम लोग को देखने को मिल रही थी। तो स्टबल बर्निंग क्या है, तो इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। इसमें काफी सारी हार्मफुल गैसेस वगैरह जो है वो रिलीज होती हैं, आपको गैसेस का एक थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर रिलीज होता है।
राइट। फार्मर्स क्यों अडॉप्ट करते हैं तो उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही जो है वो बता दिया, राइट। और एडवांटेजेस भी स्टबल बर्निंग के हम लोग को देखने को मिलते हैं। एक तो चीप ऑल्टरनेटिव है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ आग लगा देनी है, क्विकली जो है वो फील्ड क्लियर हो जाती है। और इसमें क्या होता है, कई बार हम लोग को देखने को मिलता है कि जो खपतवार वगैरह जो होती है ना, वीड्स वगैरह जो होती हैं वो मर जाती हैं, राइट। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है, हर्बिसाइड्स वगैरह। और इसके अलावा दूसरे पेस्ट वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं, स्लग्स वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं, वो भी मर जाते हैं, वो कीट वगैरह, कीड़े मकोड़े, तो वो मर जाते हैं। तो ये फायदा होता है खेत के लिए ही। और इसके अलावा नाइट्रोजन टाई अप जो है वो रिड्यूस हो जाता है, राइट। इफेक्ट्स हम लोग को क्या क्या देखने को मिलते हैं तो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बता ही दिया आपको। पोल्यूशन है, कौन सी गैसेस रिलीज होती है, तो इसमें भी मेंशन है काफी सारी गैसेस के बारे में, जिसके बारे में एक आपको जनरल सा आइडिया होना चाहिए। और देखिए सॉइल फर्टिलिटी में भी हम लोग को देखने को मिलता है इशू आता है। होता ये है कि इसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि ग्राउंड के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको ये डैमेज कर देता है। उसके कारण से मिट्टी जो होती है वो और कम उपजाऊ जो है वो हो जाती है। हीट पेनिट्रेशन, अब हीट जो है वो जनरेट होती है स्टबल बर्निंग के कारण, तो वो भी सॉइल के अंदर चली जाती है, उसके कारण से भी सॉइल का मॉइस्चर जो है वो गिरता है। इवन इसमें सॉइल में जो हम लोग को वो देखने को मिलता है ना कि माइक्रोब्स वगैरह जो होते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो क्रिएट करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो काम करते हैं, तो वो भी जो है वो कम हो जाते हैं। तो ये भी एक इशू हम लोग को देखने को मिलता है। अब ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या हो सकता है स्टबल बर्निंग को अवॉइड करने का, कि पैडी स्ट्रॉ बेस्ड पावर प्लांट जो है उसको प्रमोट करो, राइट, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी जनरेट हो, कि ये इस स्टबल को उठाकर इसमें यहाँ पर पावर प्लांट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए इस स्टबल का जो है वो उपयोग किया जाए। इवन जैसे कि आप बायोडीजल को बनाने के लिए भी उपयोग कर सकते हो। तो ये सब चीजें आप मेंशन कर सकते हो, इस प्रकार के ऑप्शंस वगैरह, राइट। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है। इवन ये क्रॉप के जो रेसिड्यू होते हैं सॉइल में, अगर आप इसको बिछा के रखोगे तो सॉइल की मॉइस्चर जो है वो इंप्रूव होगी, राइट। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सॉइल में ग्रो करेंगे। इससे क्या फायदा होगा, प्लांट की ग्रोथ जो होगी और तेजी से होगी और अच्छी तरीके से होगी। और इसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि कन्वर्ट द रिमूव्ड रेसिड्यू इनटू एनरिच्ड ऑर्गेनिक मैन्योर, आप इससे खाद बना सकते हो, मैन्योर बना सकते हो, राइट, कंपोस्टिंग के थ्रू। नई अपॉर्चुनिटी जो है वो इंडस्ट्रीज को जो है वो मिलेंगी। इसमें मतलब ईस्ट प्रोटीन जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू। तो ये सब चीजें हैं। व्हाट नीड्स टू बी डन, सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन इस चीज को लेकर जो है वो रहा है। तो इंसेंटिव जो है वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए। जो लोग जो है वो बर्न नहीं कर रहे हैं स्टबल को, तो उनको जो है वो इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाना चाहिए, कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट प्रोवाइड किया जाना चाहिए, राइट। तो जिससे कि क्या फायदा होगा कि वो और मोटिवेटेड रहेंगे स्टबल को रोकने में, है ना। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। और जो लोग स्टबल की प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर रहे हैं तो उनको जो वेरियस स्कीम्स इंसेंटिव्स वगैरह मिलते हैं, तो उससे उन्हें कुछ समय के लिए जो है वो करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आप अगर स्टबल बर्निंग करोगे तो आपको वेरियस सरकार की फैसिलिटीज जो है वो नहीं मिल पाएगी। और जिन स्टेट्स के अंदर एमएसपी का बेनिफिट जो है वो मिल रहा है और जो स्टेट्स कंटिन्यू कर रहे हैं स्टबल बर्निंग को, तो उनको इसका बेनिफिट जो है वो नहीं देना चाहिए, पार्शियली डिनाई करना चाहिए एमएसपी के बेनिफिट को उन स्टेट्स के लिए जिन स्टेट्स के अंदर स्टबल बर्निंग जो है वो हो रही है। छत्तीसगढ़ भी एक बढ़िया सा मॉडल लेकर आई, इसमें आपको थोड़ा सा गौठान ध्यान में रखना है। गौठान क्वेश्चन आएगा, गौठान मॉडल जो है वो किसका है, तो छत्तीसगढ़ का है। स्टबल बर्निंग को रोकने वाला ये मेथड है, या आप कह सकते हैं कि ये मॉडल है। तो इसमें गौठान के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि 5 एकड़ का एक प्लॉट होता है, जहां पर सभी विलेजर्स होते हैं वो जितने भी अपने स्टबल वगैरह होते हैं वो कलेक्ट करके यहाँ पर लेकर आते हैं। इसको ये मिक्स करते हैं काउ डंग के साथ और भी कुछ नेचुरल एंजाइम के साथ, और ये तैयार करते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को। मतलब फर्टिलाइजर ये तैयार करते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार करते हैं, राइट। यानी कि जो खेत के लिए अच्छा होता है। आप कह सकते हैं कि वो बोलते हैं ना, अपन अभी बात करिए अपन इसके बारे में, ये मैन्योर खाद वगैरह जो है वो तैयार की जा सकती है। तो ये गौठान के थ्रू ये सब चीजें कर रहे हैं। अब ये सब करने से फायदा ये होगा कि रूरल एरियाज में लोगों को जॉब्स मिलेगी, राइट। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है कि परालीज का यानी कि इस स्टबल का जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कर रहा आसपास के एरिया से गौठान तक जो है वो इन स्टबल्स को जो है वो लाया जाए, और यहाँ पर फिर इनको कन्वर्ट करके ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो है वो बनाया जाए, है ना। तो ये चीज हमें देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के अंदर ऐसे 2000 गौठन हम लोग को देखने को मिल रहा है, 5 एकड़ के एरिया पर फैले हुए हैं, राइट। और हर एक विलेज के अंदर ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये सिंपल सी चीज है जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। अब देखिएगा, इस बात करेंगे हम लोग पाक बे स्कीम के बारे में। तो पाक बे स्कीम क्या है, तो 2017 में से लॉन्च किया गया था ब्लू रेवोल्यूशन प्रोग्राम के थ्रू। ब्लू रेवोल्यूशन प्रोग्राम जो है वो फिशिंग का हम लोग को देखने को मिलता है, और स्कीम जो है ये फाइनेंस की जाती है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, राइट, जिसमें बेनिफिशियरी पार्टिसिपेशन हम लोग को देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत राज्य के मछुआरों को 3 साल में 2000 जहाज उपलब्ध कराए जाने, 3 साल में 2000 जहाज उपलब्ध कराए जाने और इनको बॉटम ट्रॉलिंग पद्धति को छोड़ने के लिए प्रेरित की परिकल्पना की गई थी। बात को समझो, पहले आपको यह समझना जरूरी है कि बॉटम ट्रॉलिंग होता क्या है। इसमें होता क्या है, जैसे कि ये
हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ये मछुआरों की ये है बोट है, ठीक है, वेसल है। इन लोग क्या करते हैं, इन लोग एक इस प्रकार से जो है वो अपना जाल को जो है वो नीचे फेंकते हैं, जो कि समुद्र का जो ग्राउंड है, जैसे मान के चलो कि ये नीचे समुद्र का ग्राउंड है, तो यहां तक इनका जाला जो है वो यहाँ पर आता है, और यहाँ पर आकर जाला आकर जैसे ये बोट चलेगी आगे की तरफ, तो जाला भी जो है वो ऐसे घसीटता हुआ जाएगा। जब ये घसीटता हुआ जाएगा तो हमें देखने को मिलेगा कि ये वाला जो एरिया यहाँ पर पौधे हैं, राइट, यहाँ पर हम लोग को वो देखने को मिल रहे हैं, क्या बोलते हैं, ये कोरल रीफ्स वगैरह हमें देखने को मिलते हैं, छोटे मोटे प्रजाति, जैसे कि यहाँ पर मतलब चलने वाले जो हम लोग को देखने को मिलता है ना, सी बेड पर जो प्रजातियां चलती रहती, केकड़े वगैरह वो ये सब लोग, राइट, तो ये इनको जो है बड़ा नुकसान होता है, ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो उखड़ जाता है। अब इसके उखड़ने के कारण जैसे क्या होता है, जैसे आपके घर पे कभी एक्वेरियम आपने देखा होगा, रखा होगा, या फिर इन जनरल आपको पता है ये पानी भरा हुआ है, यहाँ पे मैं मिट्टी डाल दूंगा, तो यहाँ पर कोई भी चीज का मूवमेंट होगा तो क्या होगा, मिट्टी के उड़ने के कारण आसपास भी जो है उसका पॉल्यूटेंट जो है वो रिलीज हो जाएगा, तो इसके कारण भी यहाँ का जो एनवायरमेंट है वो थोड़ा सा खराब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, तो उसके कारण से यहाँ पर ऊपर भी रहने वाली जो प्रजाति है मछली वगैरह है उनको भी नुकसान पहुंचेगा। तो होता यही था, फिशरमैन जो इस प्रकार की चीजों का उपयोग जो कर रहे हैं, राइट, तो इस बॉटम ट्रॉलिंग को खत्म करने के लिए, उसको छोड़ने के लिए कि वो छोड़ दें बॉटम ट्रॉलिंग को, तो इसके लिए इन्हें 3 सालों में 2000 ऐसे वेसल्स देने की बात करी थी जिसमें कि ये बॉटम ट्रॉलिंग जो है वो ना करवा पाए, ना कर सकें। और इम्प्लीमेंटेशन इस स्कीम की बात करें गाइस, तो प्लान किया गया है कि 500 बोट जो है वो पहले साल 2017 और 18 में दी जाएगी, प्लान ये था। और इसमें यूनिट कॉस्ट जो होगी हर एक वेसल की वो 80 लाख रुपए बताई गई थी, और 50% जो है इसका खर्चा केंद्र उठाएगी, 20% खर्चा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी, और 10% खर्चा जो है वो फिशरमैन उठाएंगे, और रिमेनिंग 20% जो बच गया वो इनको लोन वगैरह मिल जाएगा, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग जो है वो प्रोवाइड की जाएगी फिशरमैन को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में। तो व्हाट आर द ऑब्लिगेशन टू बेनिफिशियरीज अंडर डीप सी फिशिंग प्लान, तो डीप सी फिशिंग प्लान के तहत क्या क्या जो भी बेनिफिशियरी होंगे जिनको ये वेसल प्रोवाइड किया जाएगा, ये ट्रॉलर प्रोवाइड किया जाएगा, तो उनके ऊपर क्या क्या शर्तें उनको जो है वो लगाई गई हैं, उनके ऊपर क्या क्या शर्तें हैं। तो डीप सी फिशिंग प्लान इज टू रिमूव एज मैनी ट्रॉल वेसल फ्रॉम पाक बे एज पॉसिबल, तो जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा ये ट्रॉल वेसल को जो है वो इन्हें हटाना है, इन्हें रिमूव करना है, ये मेन फोकस है, क्योंकि उससे मैंने आपको बताया कि उससे नुकसान जो है वो क्या हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। और देखिए ये चीज देखी गई कि जिन भी पर्टिकुलर ये जो फिशरमैन है, राइट, तो उनके पास अगर 12 मीटर से लंबा लेंथ में ये अगर ट्रॉल वेसल होगा, मतलब कि वो वाली चीज जो होगी 12 मीटर से ज्यादा लंबा जो चाला होगा, ये ट्रॉलर होगा, राइट, तो उससे जो है ये क्या करेंगे, इसे पाक बे के बाहर ले जाकर इसे स्क्रैप कर दिया जाएगा, इसे नष्ट कर दिया जाएगा, राइट, क्योंकि इससे जो है वो समुद्र के नीचे जीवन को जो है वो काफी खतरा हो रहा है। और जो डिस्पोज वेसल जो हम लोग को देखने को मिलेंगे, और इन्हें फिजिकली जो है वो वेरीफाई किया जाएगा, जो भी डिस्पोज वेसल है जिनको डिस्पोज किया जाएगा, नष्ट किया जाएगा। और इक्वली इंपॉर्टेंट, नया रिप्लेसमेंट टूना लॉन्ग लाइनर बोट का बताया जा रहा है कैनॉट ट्रॉल और ऑपरेट इन द पाक बे, और ये चीज बताई गई है कि ये मत्स्यन पोतों जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, इसके स्थान पर उपयोग की जाने वाली टूना लॉन्ग लाइनर बोट्स भी पाक की खाड़ी में मत्स्यन या संचालन नहीं कर सकती। तो ऐसी दूसरी बोट जो है जो नीचे समुद्र के जीवन को खतरा जो है वो क्रिएट कर सकती हैं, तो उनको भी जो है वो यहाँ पर ऑपरेट नहीं करने दिया जाएगा। एंड बेनिफिशरीज आर नॉट अलाउड टू सेल देयर बोट्स विद इन 5 years और ऑफ ऑब्टेनिंग देम, तो जैसे ये बोट्स खरीदेंगे उसके 5 साल के अंदर अंदर वो दूसरे को बेच नहीं सकते हैं। तो ये सब शर्तें हैं, ये सब कंडीशन है, इन कंडीशन को जो भी फिशरमैन जो है वो फॉलो करेंगे तो उनको इस स्कीम का जो है वो बेनिफिट मिलेगा। स्कीम वॉज एनविजेज्ड एज द रेमेडी टू पाक बे फिशिंग कॉन्फ्लिक्ट, पाक बे में जो फिशिंग कॉन्फ्लिक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो उसको रोकने के लिए ये स्कीम हम लोग को देखने को मिल रही है, ये सोल्यूशन के तौर पर सामने लाई गई है। सेंटर फील्स दैट डीप सी फिशिंग इज द ओनली सोल्यूशन टू प्रमोट इकोलॉजिकली सस्टेनेबल फिशिंग एंड रिड्यूस फिशिंग प्रेशर, तो फिशिंग प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए और सस्टेनेबल तरीके से फिशिंग हो, इसके लिए इकलौता सोल्यूशन ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट, अराउंड द क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन एंड द इंसिडेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर फिशिंग, तो ऐसी क्रॉस बॉर्डर फिशिंग भी नहीं होनी चाहिए, तो इसके लिए लाया गया। अब बॉटम ट्रॉलिंग क्या है वही चीज मैंने आपको बताई। देखो अब बहुत ध्यान सुनो, जो मैंने पिक्चर दिखा के आपको समझाया था ना वो थ्योरी में लिखा हुआ है। बॉटम ट्रॉलिंग इज अ डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिस, डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिस ऐसी प्रैक्टिस जो कि विनाशकारी है, दैट सीवियरली अफेक्ट्स द मरीन इकोसिस्टम, ये समुद्री परिस्थितिक तंत्र बुरी तरह से प्रभावित होता है इससे, राइट, यानी कि मरीन इकोसिस्टम प्रभावित होता है। इन दिस मेथड ट्रॉलर्स ऑफ लार्ज साइज आर वेटेड इनटू द नेट्स एंड थ्रोन इनटू द बॉटम ऑफ सी, समुद्र के बिल्कुल बॉटम में नीचे जमीन पर जो है वो इस नेट को फेंक दिया जाता है।
ट्रैपिंग ऑल काइंड ऑफ सी क्रिएचर, इस नेट में सभी सी क्रिएचर ट्रैप होते हैं। These nets are pulled by trawlers. Due to this method, there are scarcity of fishing resources in the area. Banning it is beneficial for vascular fishing. तो देखो इसके कारण ये भी होता है कि दूसरे जो मछुआरे हैं उनको भी दिक्कत आ रही, छोटे मछुआरे जो हैं, क्योंकि इससे क्या करते हैं, पूरा जितना भी रिसोर्स है, पूरी चीजें जो है वो उठाकर कैप्चर कर लेते हैं। और वही वाली चीज मैंने आपको बताया, पोल्यूटेड जो रिलीज होता है, तो वो भी इसके पीछे का एक इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये इकोलॉजिकली डिस्ट्रक्टिव प्रैक्टिस है, राइट। देखो इसमें क्या लिखा है, ट्रॉलर्स ड्रैगिंग वेटेड नेट्स along the sea floor, जैसे मैंने आपको बताया ड्रैग, सी फ्लोर पर ये रगड़ते हैं, causing great depletion of aquatic resources, इसके कारण भी बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो aquatic resources का होता है। और समुद्र के नीचे छोटी मछलियां हम लोग को देखने को मिलती हैं, और उनके इस प्रकार से खत्म होने के कारण पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है, मरीन इकोसिस्टम जो है वो खतरे में हम लोग को देखने को मिलता है। और इस प्रैक्टिस को तमिलनाडु के फिशरमैन ने पाक बे के अंदर जो है वो शुरू किया था। अब डीप सी फिशिंग प्लान हम लोग को क्या देखने को मिलता है, तो solution to bottom trawling issue lies in transition from trawling to deep sea fishing। तो ट्रॉलिंग से ट्रांजिट करके डीप सी फिशिंग में जो है वो उसको ट्रांजिट कर दो, यानी कि ट्रॉलिंग वो रगड़ने वाली प्रैक्टिस जो है वो नहीं होनी चाहिए। और एक्टिविटी ऑफ कैचिंग फिश दैट लिव इन डीप पार्ट ऑफ द सी ओशन इज कॉल्ड डीप सी फिशिंग। तो जो भी मतलब आप अगर मछली को पकड़ना चाहते हो डीप सी, यानी कि समुद्र के नीचे मछली को पकड़ना चाहते हो, तो वो ट्रॉलर ड्रैग नहीं करना चाहिए और आप पकड़ लो, तो वो वाली प्रैक्टिस ये हम लोग को देखने को मिल रही है। बोट्स आर डिजाइन्ड इन सच अ वे दैट फिशरमैन गेट एक्सेस टू डीपर पार्ट्स ऑफ द ओशियन एंड फिश स्पीशीज। इट इज प्रैक्टिस वर्ल्ड वाइड, स्पेशली इन कोस्टल एरिया विद नो इकोलॉजिकल डैमेज। तो इसमें क्या होगा, वो ट्रॉलर जो है वो नीचे जमीन से रगड़ाएगा नहीं, मेन चीज ये है। एंड डेप्थ ऑफ द वाटर शुड बी एट लीस्ट 30 मीटर्स टू बी कंसिडर्ड एज डीप सी फिशिंग जोन। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए सिंपल सा। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूनियन गवर्नमेंट जो है गाइस, अभी बताया जा रहा है कि जो कॉस्ट है डीप सी फिशिंग वेसल की, उसको इंक्रीज कर रही है, राइट, जिसके चलते और भी ज्यादा फिशरमैन जो है वो अट्रैक्ट हो और इस स्कीम में जो है वो पार्टिसिपेट करें, ज्वाइन करें इस स्कीम को, राइट। अब GSAP की बात करेंगे, सिक्योरिटी एक्विजिशन प्लान फॉर मार्केट बूस्ट की। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है गाइस, ये अभी रोक रही है अपनी बॉन्ड बाइंग एक्टिविटीज को, यानी कि जो ये बॉन्ड्स परचेस करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सरकारी बॉन्ड्स जो लेती है, सरकार को जो है वो लिक्विडिटी यानी कि फंड जो है वो प्रोवाइड कराने के लिए सरकार के बॉन्ड्स जो लिए जाते हैं, तो इस चीज को अभी हॉल्ट लगा रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट इज सेड दैट मेजर्स हैड सक्सीडेड इन इंश्योरिंग एडिक्वेट लिक्विडिटी एंड स्टेबलाइजिंग फाइनेंशियल मार्केट्स। तो अब बता रहे हैं कि अभी तक जो GSAP के माध्यम से जो मार्केट में जो पैसा जो है वो रिलीज किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, तो उससे काफी ज्यादा जो है वो फायदा मिल चुका है, राइट, कंडीशन रिजॉल्व हुई है। तो इसलिए GSAP की प्रैक्टिस को अभी ये रोक लगा रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके फायदे यही हुए हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो और बेटर हुई है, यानी कि इकोनॉमिक रिकवरी में जो है वो GSAP से काफी ज्यादा फायदा मिला है। तो आपको GSAP के बारे में मैं एक आइडिया देता हूं। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हम लोग को देखने को मिलती है, एक्विजिशन प्रोग्राम, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन मतलब खरीदना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदने का प्रोग्राम ये हम लोग को देखने को मिलता है। इज बेसिकली अनकंडीशनल एंड अ स्ट्रक्चर्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑफ मच लार्ज स्केल एंड साइज। एक बहुत बड़े साइज का यानी कि भारी मात्रा में गवर्नमेंट की सिक्योरिटी परचेज की जाती है और मार्केट्स में लिक्विडिटी जो है वो रिलीज की जाती है, पैसा जो है वो रिलीज किया जाता है। RBI जो है वो इसे GSAP कहती है, GSAP इसको ओपन मार्केट ऑपरेशन कहती है, एक अलग कैरेक्टर का वर्ड। अनकंडीशनल यहाँ पर कनोट करता है कि RBI कमिटेड है कि वो बाय करेगी, परचेज करेगी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट सेंटीमेंट। जैसे कि मार्केट में अगर गवर्नमेंट की सिक्योरिटी अगर बिक भी नहीं रही हो, कोई खरीदने के लिए रेडी ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मार्केट टाइट है, तो उस कंडीशन में भी जो है वो बियॉन्ड द, आप ये कह सकते हो कि बियॉन्ड द वे जाकर, राइट, RBI जो है वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी परचेज कर लेगी, जिससे कि गवर्नमेंट को RBI जो है वो पैसा प्रोवाइड करा सके, लिक्विडिटी प्रोवाइड करा सके, जिससे कि गवर्नमेंट जो है वो कंटिन्यूअसली अपनी वेलफेयर की एक्टिविटी कंडक्ट करती रहे। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टेबिलिटी, राइट, लेकर आना यील्ड कर्व में, राइट, मैनेजमेंट करना लिक्विडिटी का। जैसे मैंने आपको हमेशा बोला, अभी कोरोना वायरस चल रहा था, मार्केट की पोजीशन काफी ज्यादा टाइट थी, लोगों के पास पैसा नहीं था, तो मेनली टारगेट किया गया कि मार्केट में पैसा जो है वो रिलीज करना है जैसे जैसे करके। इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लोन्स के जो है वो कम कर दिए गए थे। बहुत ऐसी चीज की मार्केट में पैसा होना चाहिए, मार्केट में पैसा होगा तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा। जैसे स्पेशली मैं एग्जांपल हमेशा से देता हूँ समझने के लिए रियल एस्टेट का। जैसे एक बिल्डर है, उसने एक बिल्डिंग बनाई है, बिल्डिंग बनानी है उसको, ठीक है। अब बिल्डर को बिल्डिंग बनानी है, अब इस बिल्डिंग बनाने के लिए इसको चाहिए लोन, अब इसको लोन नहीं मिल पा रहा है, राइट। अब इसको अगर लोन मिल जाएगा, इसके हाथ में पैसा आ जाएगा, तो क्या होगा, ये बिल्डिंग बना सकेगा। अब जब इसके हाथ में पैसा आया तो इसने बिल्डिंग बनाना शुरू किया, यानी कि फ्लो ऑफ मनी, मनी मार्केट में आया तब जाकर एक्टिविटी शुरू हुई। और जब ये बिल्डिंग बनाना शुरू करेगा तब क्या होगा, लोगों को एम्प्लॉइज रखेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा ये,
लेबर्स रखेगा, लेबर्स को पैसे देगा, तो क्या हुआ, इसके पास से पैसा किसके पास गया, लेबर्स के पास गया। फिर लेबर मार्केट में जाएंगे, मार्केट में जाके रोटी कपड़ा जो है वो खरीदेंगे, हम लोग को देखने को मिलेगा खाने पीने का सामान और कपड़े वगैरह जो है वो खरीदेंगे, मतलब ये मार्केट में पैसे स्पेंड कर रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, पैसा एक जगह से आया, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से आया और लगातार पूरे मार्केट में वो रोटेट हो रहा है। तो इससे क्या होगा, मार्केट की कंडीशन सही होगी। तो ये मार्केट की कंडीशन को सही करने के लिए ये इस प्रकार की एक्टिविटी की जाती है। GSEP would provide more comfort to the bond market as the borrowing of the government increase this year। तो ये और कंफर्ट प्रोवाइड कराती है, क्योंकि होता क्या है कि जो सरकारी बोरोइंग जो है वो इंक्रीज हो गई है। अब ऑब्वियस ही बात है कि हमें ये चीज देखने को मिल रही है कि सरकार के पास लास्ट ऑप्शन बचती है आरबीआई की, आरबीआई जो है वो सरकार को फंड प्रोवाइड कराएगी, है ना। तो ये हमें देखने को मिलती है और आरबीआई जो है वो इंश्योर करती है कि इंडियन मार्केट में किसी प्रकार का डिसरप्शन जो है वो नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूअस लिक्विडिटी जो है फंड की रिलीज होती रहनी चाहिए मार्केट के अंदर। ये प्रोग्राम हेल्प करता है कि 10 साल का जो सरकारी बॉन्ड है तो उसका भी जो है वो यील्ड जो है, यानी कि उसके जो रिटर्न वगैरह जो आता है वो भी बरकरार रहे और रेपो रेट भी जो है वो बरकरार रहे, मतलब इनके बीच में एक बैलेंस रहे, यानी कि गैप वगैरह ना बढ़े, राइट। तो उस पर्टिकुलर जो गैप है उसको, अंतर जो है उसको रिड्यूस करने पर फोकस करती है, काम करती है। और ये बिल्कुल ओपन मार्केट ऑपरेशन के तौर पर ही जो है वो काम करती है, हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता ही है कि सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड ट्रेजरी बिल्स बाय आरबीआई और सेंट्रल बैंक, राइट। हमारी जो आरबीआई है ये सरकारी बॉन्ड्स को जब सेल और परचेज करती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन उसी चीज को हम लोग कहते हैं। और सेल और परचेज किस लिए किए जाते हैं, मार्केट को स्टेबल करने के लिए किए जाते हैं, राइट। इवन सेल और परचेज इसलिए भी किए जाते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, कई बार हम लोग देखते हैं कि जब जिस समय पर मार्केट के अंदर ज्यादा पैसा आ गया तो उस समय हमें कई बार ये भी देखने को मिलता है कि इन्फ्लेशन के चांसेस जो है वो बढ़ने लगते हैं। तो मार्केट से पैसा वापस खींचने के लिए भी आरबीआई जो है वो बहुत अट्रैक्टिव वो देती है, ऑफर देती है लोगों को कि आप जो है वो सरकारी बॉन्ड परचेज करें, और लोग बॉन्ड परचेज करेंगे तो उनके पास बॉन्ड चला जाएगा और पैसा कहां पर आ जाएगा, आरबीआई के पास वापस पैसा आ जाएगा। तो ये मार्केट में लिक्विडिटी को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन हम लोग को देखने को मिलता है, स्पेशली मनी सप्लाई, इसको हम लोग मनी सप्लाई बोलेंगे। तो मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के पर्पस के लिए ये चीज का उपयोग किया जाता है, ये टूल का, ओपन मार्केट ऑपरेशन का उपयोग किया जाता है। और ये क्वांटिटेटिव मेजर हम लोग को देखने को मिलता है, मॉनेटरी पॉलिसी टूल। और आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक्स के माध्यम से ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट करती है। अब ऐसा नहीं है कि आप आरबीआई से डायरेक्ट डील कर रहे हो, आप बैंक कमर्शियल बैंकों से डील करते हो, आपके पास एसबीआई बैंक है, आपके जो नियरेस्ट बैंक है उसके पास जाकर आप बॉन्ड परचेज करते हो, सेल करते हो, ना कि डायरेक्ट आरबीआई के पास, है ना। तो ये चीज हम लोग को, ये वाली चीज भी ध्यान में रखनी है। ओपन मार्केट ऑपरेशन वर्सेस लिक्विडिटी, तो व्हेन सेंट्रल बैंक वांट्स टू इन्फ्यूज लिक्विडिटी इनटू द मॉनेटरी सिस्टम इट विल बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। जब सेंट्रल बैंक जो है वो चाहती है, वही सेम चीज जो मैंने अभी आपको बताया, जब सेंट्रल बैंक जो है वो चाहती है कि पैसा जो है वो मार्केट में रिलीज करना, मनी सप्लाई को बढ़ाना, तब वो क्या करेगी, मार्केट से गवर्नमेंट की जो बॉन्ड्स है वो ले लेगी। अब कैसे गवर्नमेंट के बॉन्ड्स जो है वो लेगी, उनको ऑफर अट्रैक्ट करेगी कि आप जो है वो इस बॉन्ड को जो है वो ले लें, आपको तुरंत जो है वो जितना इंटरेस्ट रेट जो है वो आपको कमिट किया था उससे बढ़कर अभी के अभी जो है वो आपको मिल जाएगा। तो तुरंत लोग अट्रैक्ट होते हैं, आरबीआई को देते हैं, और आरबीआई जो है वो तुरंत लिक्विडिटी कर देती है, मतलब तुरंत जो है वो रिलीज कर देती है। या फिर ये बोल देगी कि आप जो बॉन्ड ले रहे हो इतने सालों का, आपकी मैच्योरिटी जो है वो 5 साल बाद की है, आपको आज ही हम लोग जो है वो कर देते हैं, मैच्योरिटी जो है प्रोवाइड कराते हैं। तो लोग सोचते हैं कि चलो अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मैच्योरिटी मिल रही है, क्यों ना अभी के अभी जो है उसको विड्रॉ कर लो। तो लोग विड्रॉ कर लेते हैं, तो लोगों के हाथ में आ जाता है पैसा। तो पैसे के फ्लो को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन का उपयोग आरबीआई के द्वारा किया जाता है, राइट। एंड दिस वे इट प्रोवाइड्स कमर्शियल बैंक विद लिक्विडिटी, इसी माध्यम से कमर्शियल बैंक के पास ये पैसा जो है वो पहुंचा देती है। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है। इन कॉन्ट्रास्ट व्हेन इट सेल सिक्योरिटीज इट कर्ब लिक्विडिटी, जब ये अपनी सिक्योरिटी सेल करती है, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करती है आरबीआई कमर्शियल बैंक्स के माध्यम से मार्केट में, तब उस समय हमें क्या देखने को मिलेगा कि लोगों के हाथ में बॉन्ड्स आएंगे और लोग पैसा देंगे, तो उससे क्या होगा, लिक्विडिटी जो है वो कम हो जाती है। तो वो ये चीज जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले समझा ही रहा था। तो आरबीआई के अंदर 2 प्रकार के ओपन मार्केट ऑपरेशन हम लोग को देखने को मिलते हैं, एक होता है आउटराइट परचेज, राइट, और एक होता है रीपरचेज एग्रीमेंट। तो हम लोग बात करेंगे आउटराइट परचेज के बारे में, राइट। तो आउटराइट परचेज जो है वो हम लोग को क्या देखने को मिलता है, तो ये एक परमानेंट हम लोग को मेथड देखने को मिलता है जिसके अंदर सेलिंग और बाइंग होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। और रीपरचेज एग्रीमेंट जो होता है उसमें हम लोग को शॉर्ट टर्म वो होता है, शॉर्ट टर्म एक एग्रीमेंट होता है, जैसे शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे कि ये कमर्शियल बैंक है, ठीक है, और ये आरबीआई हमें देखने को मिल रही है। अब कमर्शियल बैंक के पास जो है वो फंड की कमी हो गई एकदम से, तो कमर्शियल बैंक जो है वो आरबीआई को अपने बॉन्ड्स देगी, ये बोल के कि 15 दिन के अंदर जो है वो इस बॉन्ड को जो है वो रिलीज कर देगी, यानी कि वो वापस से जो है वो परचेज कर लेगी ये,
बैंक, है ना। तो इस प्रकार की डील होती है कि 15 डेज में वापस से ये बैंक जो है परचेज कर लेगी। तो ये शॉर्ट टर्म 30 डेज तक भी हम लोग को देखने को मिल सकता है, राइट। तो ये वाली चीज़ है जिसके बारे में एक बस आपको बेसिक सा आइडिया होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तो ये था पूरा वो टॉपिक। इसके बारे में तो हालांकि कई बार हम लोग कवर कर चुके हैं। और बाकी यूपीएससी 2022 के प्लान को जरूर ज्वाइन करिए। जिन लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी 2022 की, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई की जा रही है। तो चलो फिर अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।